कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक ग्लोबल गेम अपने शटडाउन का ऐलान करता है। जहां हर कोई अपना गियर बेचकर कुछ पैसे वसूलने की फिराक में है, वहीं लिन फोंग अपना घर बेचने और अकाउंट टॉप अप करने के लिए लोन लेने का फैसला करता है। लोग उसकी इस बेवकूफ़ी का मजाक उड़ाते हैं, पर असलियत सिर्फ उसे पता है, जैसे ही सर्वर्स बंद होंगे पूरी दुनिया बदल जाएगी। मामूली जॉम्बीज से लेकर प्राचीन डीमन गॉड्स तक सब धरती पर उतर आएंगे। सिर्फ वही लोग अपनी डिजिटल पावर्स हासिल कर पाएंगे जिन्होंने अपने गेम कैरेक्टर्स बचाकर रखे होंगे। अपनी पिछली जिंदगी में लिन फेंग ने हकीकत का सामना करने के लिए अपना अकाउंट बेच दिया था, और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने अपनी इन गेम पार्टनर सू वांटिंग को आखिरी कॉल किया था, इस उम्मीद में कि शायद अगले जन्म में वे फिर मिले। वो उसे अलविदा कहता है, लेकिन जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं तो वो खुद को गेम शटडाउन से ठीक पहले के वक्त में पाता है। हैरानी की बात यह है कि वो भी वांटिंग के साथ कॉल पर है। रिसीवर से उसकी आवाज आती है, जो उसकी अचानक बदली हुई बातों से हैरान है। वो कहती है, फालतू बातें बंद करो। सिर्फ इसलिए कि न्यू एरा बंद हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो रही है। वे बस कोई दूसरा गेम ढूंढ सकते हैं। वैसे भी अभी खेलने के लिए 2 हफ्ते बाकी हैं। वो पूछती है कि क्या वो भी दूसरों की तरह अपना अकाउंट बेचने वाला है, पर वो तुरंत मना कर देता है। उसे समझ आता है कि अब इस अकाउंट के ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं मिलेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें उसकी सारी यादें बसी हैं और वो आखिरी सेकंड तक खेलना चाहता है। वही पुराना जवाब सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में वापस आ गया है। जब वो पल भर के लिए चुप होता है तो वांटिंग का लहजा बदल जाता है। वो थोड़ी मायूसी से पूछती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, कहीं वो सच में अकाउंट बेचने के बारे में तो नहीं सोच रहा। उसके लिए ये दुनिया महज एक गेम नहीं है, ये खूबसूरत याद है, और लिन फेंग इस सफर का सबसे अहम हिस्सा है। जाहिर है उसे यह सोचकर दुख होता है कि वो आखिर तक साथ रहने के बजाय पैसों को चुन रहा है। पिछली जिंदगी में उसके इस फैसले से वांटिंग वाकई निराश हुई थी। फिर भी जब मॉन्स्टर्स आए तो अपनी पावर्स हासिल करने के बाद वांटिंग उसे बचाने तुरंत पहुंची थी। अफसोस वो उस दिन बच नहीं पाया था। उस याद के साथ वो मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो अपना अकाउंट नहीं बेचेगा। इसके बजाय वो आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा रहेगा। वो कसम खाता है कि वो उसे हर उस डंजन और सीनिक मैप पर ले जाएगा जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाए। वो खुश होकर पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? वे एक वादा करते हैं और वो उसे आराम करने को कहती है ताकि कल वो उसे गेम में कैरी कर सके। उसके लिए ये एक मामूली सी बात थी। उस मीठे वादे के बाद वो गेम फोरम्स खोलता है। जैसा कि अंदाजा था, फोरम उन प्लेयर्स से भरा पड़ा है जो डेवलपर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। स्क्रॉल करते हुए उसे अनगिनत प्लेयर्स दिखते हैं जो अपना गोल्ड कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स सिर्फ 1 लाख में बेचे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड क्लास एमएमओ में कभी गोल्ड और रियल करेंसी की कीमत बराबर हुआ करती थी, पर अब वैल्यू गिरकर 1000 to 1 हो चुकी है। लिन फेंग जानता है कि अभी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कीमतें और भी गिरेंगी। वो स्क्रॉल करता रहता है जब तक कि एक पोस्ट उसकी नज़र में नहीं आता। स्टाफ ऑफ द स्टॉर्म गॉड को देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये एक मैक्स लेवल आर्टिफैक्ट है और सर्वर पर अकेला ऐसा आइटम है जो 60,000 में लिस्ट हुआ है। एक मेज होने के नाते वो उसे झपटने के लिए तैयार है, पर उसे एहसास होता है कि उसके पास अभी फंड्स की कमी है। तभी वो कल ही अपना घर बेचने का फैसला करता है। आखिरकार जब गेम हकीकत बन जाएगा और मॉन्स्टर्स तबाही मचाएंगे, तब ये बड़ी बड़ी इमारतें उनके सामने मलबे के ढेर के सिवा कुछ नहीं होंगी। वो तुरंत एक एजेंट से कांटेक्ट करता है, और क्योंकि उसका अपार्टमेंट एक प्राइम स्कूल डिस्ट्रिक्ट में है, लिस्टिंग लाइव होते ही एक बायर सामने आ जाता है। वो 3 मिलियन कैश का ऑफर देता है। हालांकि कागजी कार्यवाही की वजह से ट्रांजैक्शन कल से पहले पूरा नहीं हो पाएगा। उसे इंतजार की फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे अभी बहुत कुछ करना है, जिसकी शुरुआत वो हर मुमकिन लोन लेकर करता है, क्योंकि दुनिया खत्म होने के बाद चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक घर तकनीकी रूप से उसी का है, वो अपनी जानकारी अलग अलग लेंडिंग ऐप्स में डालता है और जल्द ही अप्रूवल्स आने लगते हैं। वो 1 मिलियन से ज्यादा निकाल लेता है, पर यह काफी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा पैसा निकालने के लिए हाई इंटरेस्ट लेंडर्स के पास जाता है। घर को फिर से कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल करके वो 1.6 मिलियन और जुटा लेता है। जेबें भरी होने पर वो अपने पुराने क्लासमेट फैटी जैंग को कॉल करता है। शटडाउन से पहले जैंग न्यू एरा का एक बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर था, जिसने पिछले कुछ सालों में करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। पर अचानक होने वाले इस क्लोजर ने उसे कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया है। कॉल कनेक्ट होते ही लिन फेंग सीधे मुद्दे की बात करता है। वो जांग से कहता है कि वो उसका नुकसान कम करने में मदद करना चाहता है, और पूछता है कि क्या वो उसे 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स दिला सकता है। वो सब कुछ मार्केट प्राइस पर खरीदने का ऑफर देता है, जिससे जांग सन्न रह जाता है। वो सोचता है कि क्या उसका दोस्त पागल हो गया है। जांग कहता है, हर कोई अपना गोल्ड बेचने के लिए किसी मूर्ख को ढूंढ रहा है, पर लिन फेंग उसे फिक्र ना करने को कहता है। वो जांग से एक लेजेंडरी मेज सेट, रेयर पेट एग्स और गोल्ड टियर एग्स ढूंढने को भी कहता है। सच तो यह है कि वो पूरी तरह से शॉपिंग स्प्री के मूड में है। चूंकि फैशन मार्केट भी पूरी तरह गिर चुका है, वो जांग को सारे प्रीमियम स्किन्स और अवेलेबल इक्विपमेंट एनहांसमेंट स्टोन खरीदने का ऑर्डर देता है। जांग मार्केट रेट्स पर डील के लिए तैयार हो जाता है और उसे लॉग इन करने को कहता है ताकि एसेट्स का ट्रांसफर शुरू हो सके।
सबसे पहले गोल्ड और पेट एग्स आते हैं और कुछ घंटों बाद लिन फैंग के पास लेजेंडरी इक्विपमेंट का ढेर लग जाता है जो जैंग ने जुटाया था। जैंग ने बोनस के तौर पर कुछ प्रीमियम फैशन सेट्स भी भेज दिए जिन्हें लिन फैंग आगे जाकर वांटिंग को देने वाला है। जब वो लॉग इन करता है तो काफी देर हो चुकी होती है। उसे तुरंत सू वांटिंग का मैसेज मिलता है जो पूछती है कि क्या उसका गेम से मन भर गया है, क्योंकि पहले वो कभी इतनी देर से लॉग इन नहीं करता था। वो कहती है, अगर तुम्हारा मन भर गया है तो मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। तुम जिस भी दूसरे गेम में जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। वे 2 साल से साथ हैं और हालांकि वे सिर्फ ऑनलाइन मिले हैं, वे एक दूसरे को गहराई से जानते हैं। उसकी बातें पढ़कर वो मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वक्त बर्बाद किए बिना वो उसे अपना वॉल्ट खोलने और वॉइस चैनल पर आने को कहता है और उसे वेयर हाउस पर मिलने का इंस्ट्रक्शन देता है। वो वादा करता है कि वो उसे कुछ स्पेशल दिखाएगा। जैसे ही सू वांटिंग पार्टी ज्वाइन करके वेयर हाउस पहुंचती है, सामान का ढेर देखकर दंग रह जाती है। इतने सारे पेट एग्स और लेजेंडरी गॉड ऑफ लॉ सेट देखकर उसकी चीख निकल जाती है, जबकि लिन फोंग समझाता है कि इन्हीं को जुटाने की वजह से उसे देर हो गई। वो कहता है, मार्केट क्रैश होने की वजह से हम वो सब खरीद सकते हैं जो हम पहले कभी नहीं ले पाए। सच कहूं तो शॉपिंग स्प्री के लिए ये परफेक्ट टाइम है। वो आखिरी सेकंड तक उसके साथ रहने का अपना वादा दोहराता है और जोर देता है कि वे सही से खेलें और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बेस्ट गियर जमा करें। वो उसे ट्विन स्टार लेक डंजन और सेलेस्टियल मैप पर ले जाने का प्लान बनाता है, पर उसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि उसने उसके लिए भी गियर खरीदा है। वो पूछती है, क्या यह लेजेंडरी मून गॉडेस सेट है? वो कंफर्म करता है कि उसने किसी को इसे ढूंढने का काम सौंप दिया है। वो पेट एग्स को फ्यूज करने पर फोकस करना चाहता है ताकि 2 मिथिकल टायर पेट्स मिल सकें, पर वांटिंग कहती है कि वो उसे अकेले सा पैसा खर्च नहीं करने देगी। वो नहीं चाहता था कि वो अपना पैसा अकेले खर्च करे, इसलिए उसने अपनी सेविंग्स एक नजराने के तौर पर पेश की। और तभी उसके फ़ोन पर पेमेंट आने की जानी पहचानी आवाज़ गूंजती है। उसे हैरान करते हुए वो ट्रांसफ़र पूरे 6 मिलियन का होता है। 2 साल तक उसे जानने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी दोस्त असल में बहुत अमीर है। वो सोचता है, अगर 6 मिलियन इसके लिए सिर्फ पॉकेट मनी है तो ये कैसी ज़िंदगी जीती होगी। और वो उसे मजबूर नहीं करता, ये जानकर कि ये एक्स्ट्रा कैपिटल बहुत काम आएगा। वांटिंग के फंड्स के साथ वो अब अपने प्लान्स और बड़े कर सकता है। उसे अचानक अपनी पिछली ज़िंदगी की एक याद आती है जब गेम हकीकत बन गया था। उस वक्त सू वांटिंग उसे बचाने दौड़ी थी, पर एक लेवल 90 डिवाइन सिल्कवर्म ने उसका रास्ता रोक लिया था। एक प्रीस्ट के लिए अकेले ऐसे बीस्ट का सामना करना अविश्वसनीय था। इसका मतलब था कि उसके पास तब भी टॉप टियर गियर रहा होगा, यानी वो इसे वैसे भी खुद ही खरीद लेती। वो एक बार फिर फैटी जांग से कांटेक्ट करता है। वो जान को वॉइस मैसेज भेजता है और मार्केट में मौजूद हर एक पेट एग खरीदने और उन्हें फ्यूज करना शुरू करने का हुक्म देता है। जांग जोश में जवाब देता है। उसे समझ आ जाता है कि लिन फोंग पूरे मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जल्द ही वो 500 से ज़्यादा एग्स हासिल कर लेता है। पेट एग्स जल्द ही उसके अकाउंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि लिन फोंग उन्हें सू वांटिंग के पास भेज देता है ताकि वे फ्यूजन का लंबा प्रोसेस शुरू कर सकें। न्यू एरा की दुनिया में पेट्स बहुत ताकतवर कॉम्बैट पार्टनर्स होते हैं। हालांकि अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए उन्हें अपने मास्टर की क्लास के साथ मैच होना जरूरी है। हाई लेवल एक्स को फ्यूज करना एक महंगा जुआ है। यही वजह है कि टॉप टियर पेट्स बहुत कम मिलते हैं। 10 मिनट बाद वांटिंग पार्टी चैनल में बोलती है। वो मानती है कि पहले 5-6 मिलियन की चीजें हैंडल करते वक्त उसकी धड़कनें तेज हो जाती थीं, पर लिन फोंग, जो खुद मौत का सामना कर चुका है, इतनी आसानी से नहीं डगमगाता। जैसे ही वो तेज रोशनी धुंधली होती है, हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। एक छोटा स्टेगोसॉरस सामने आता है जिसकी पीठ पर पंखे जैसे स्पाइक्स है। ये क्रीचर अपनी लेजेंडरी डिफेंस और अपने मास्टर के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। एक बार पालतू बनने के बाद ये अपने मालिक को होने वाले डैमेज का एक बड़ा हिस्सा खुद सोख लेता है। ये काफी अच्छा है, हालांकि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी टियर तक नहीं पहुंच पाया है। वांटिंग इसकी क्यूटनेस देखकर बेहद खुश है। लिन फेंग को खुद ऐसे पेट की जरूरत नहीं है, पर वो उसे रखने देता है। उसे लगता है कि ये उसके लिए एक अच्छा मॉन्ड बनेगा। इसके बाद वे फिर से एक्स पर लौटते हैं और जल्द ही एक शानदार सतरंगी रोशनी फूटती है। रोशनी इतनी तेज है कि उन्हें अपनी आंखें ढकनी पड़ती हैं। इसी बीच कुछ प्लेयर्स उस शांत वेयरहाउस इलाके में आ जाते हैं और इस नज़ारे को देखते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर अपने नेता को रेनबो एग की तरफ इशारा करता है, जबकि दूसरा मजाक उड़ाता है कि कोई सर्वर बंद होने से पहले पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। उन्हें शक होता है कि यह कोई अमीर शिकार है और वे उसे मार कर लेते हैं। अगले ही पल लिन फोंग को एक पार्टी इनवाइट मिलता है जो तुरंत हटा लिया जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसे स्कैवेंजर्स ने देख लिया है जो दूसरों का शिकार मजे के लिए करते हैं। इस गेम में उन्हें रोकने के लिए असल दुनिया का कोई कानून नहीं है। यह एक कानून विहीन डिजिटल सरहद है जहां ताकतवर लोग कमजोरों को बिना किसी डर के शिकार बनाते हैं। वो जानता है कि ये लोग उसे ढूंढकर उसका गियर लूटने की कोशिश करेंगे, पर क्योंकि उसके अपने गियर और पेट्स अभी पूरी ताकत पर नहीं है, उसे फिक्र नहीं है। वो अभी मेन सिटी की सुरक्षा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब वो चमकती रोशनी शांत होती है तो नया पेट उनके सामने खड़ा होता है। ये वर्मिलियन बर्ड है जो एक स्पैरो और फीनिक्स का फ्यूजन है। उसके टैलेंट स्किल्स पढ़ने के बाद लिन फेंग उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है। एक मिथिकल टियर पेट होने के नाते इसके पास तगड़ा एक्सप्लोसिव डैमेज और राख से दोबारा जिंदा होने की काबिलियत है।
तभी मालिकाना हक तय करने का एक प्रॉम्प्ट आता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वांटिंग मुस्कुराकर अपना हक छोड़ देती है और कहती है कि वर्मिलियन बर्ड एक फायर टाइप पेट है जो उसकी क्लास के लिए परफेक्ट है। वो जोर देती है कि वो इसे रख ले ताकि वो डैमेज संभाल सके, जबकि वो और उसका छोटा स्टेगोसॉरस उसे खतरे से बचाएंगे। लिन फोंग ज्यादा औपचारिकता में वक्त जाया नहीं करता और पेट स्वीकार कर लेता है। तुरंत एक वर्ल्ड अनाउंसमेंट चमकता है जिसमें उसे गॉडेस ऑफ लक का आशीर्वाद मिलने पर बधाई दी जाती है। उसने वर्मिलियन बर्ड हासिल कर लिया था, जो एक मिथिकल टियर पेट है और पूरे सर्वर में अपनी तरह का इकलौता है। जाहिर है वो शांत पड़ा वर्ल्ड चैट अचानक धमाके के साथ शुरू हो गया। कुछ लोग हैरान थे कि सर्वर बंद होने के इतने करीब ऐसा क्रीचर मिल सकता है, जबकि दूसरे इसके मकसद पर सवाल उठा रहे थे। उनका मानना था कि सिर्फ कुछ दिनों की शोहरत के लिए ये पैसों की बर्बादी है। फिर भी न्यू एरा इतना इमर्सिव है कि कई प्लेयर्स आखिर तक डटे रहे। सू वांटिंग की तरह उनका इरादा भी आखिरी सेकंड तक खेलने का था। लिनफोन ने उन फालतू बातों को अनसुना कर दिया क्योंकि उसे अभी बहुत तैयारी करनी थी। कुछ ही देर में फैटी जांग ने सामान की एक और खेप भेजी जिसमें लेवल 100 प्रीस्ट सेट, एनहांसमेंट स्टोन्स, टैलिस्मन्स और कई रेयर एजेंट रेसिपीज शामिल थे। आने वाले वक्त के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थीं। पेमेंट करने के बाद उसने प्रीस्ट गियर वांटिंग को थमाया और अपना अगला प्लान बताया। उसने समझाया कि एक बार अपग्रेड पूरा करने के बाद वे डिवाइन बीस्ट पिल्स या ब्लड लाइन एलिक्सर्स की तलाश में 200 ट्रेजर मैप्स खत्म करेंगे। जब उनकी कॉम्बैट पावर पीक पर होगी तो वे हेवनली पैलेस की ओर बढ़ेंगे। ये सुनकर वांटिंग खुशी से झूम उठी क्योंकि ये हमेशा से उसका सपना था। हेवनली पैलेस अपनी मुश्किलों के लिए मशहूर है, जो गेम का सबसे कठिन डंजन है। पहले सिर्फ लाखों खर्च करने वाले अमीर खिलाड़ी ही इसे क्लियर करने की उम्मीद कर सकते थे। अब उसी कीमत के एक छोटे से हिस्से में लिनफोंग पूरी तरह से तैयार था। जैसे ही वे वहां से टेलीपोर्ट हुए, उसने उम्मीद की कि वे पीछे पड़े स्कैवेंजर्स को पीछे छोड़ देंगे। अफसोस, वे जिद्दी थे और पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तभी फैटी जैंग का मैसेज आया कि उसने स्टाफ ऑफ द गॉड ऑफ मैजिक हासिल कर लिया है। उसे एक जोड़ी रेयर रिंग्स और 1000 स्लॉट्स वाला एक स्टोरेज आइटम भी मिल गया। लिनफोंग खुश हुआ और उसे तुरंत मेल करने को कहा। ऐसा स्टोरेज गेम और आने वाली हकीकत दोनों में अनमोल साबित होगा। इसके बाद उसने और वांटिंग ने मिलकर हर एक ट्रेजर मैप को क्लियर कर दिया। लिनफोंग सारे डिवाइन बीस्ट पिल्स, वर्मिलियन बर्ड और स्टेगोसॉरस को खिला देता है। पलक झपकते ही वो दोनों लेवल 70 बॉस जैसे ताकतवर पेट्स में इवॉल्व हो जाते हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद वो वांटिंग को बताता है कि उनका अगला ठिकाना टियानवे सिटी होगा। उसने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये एक प्राइवेट टेरिटरी है। लिनफेंग का प्लान साफ है, उसे पूरा शहर ही खरीदना है ताकि जब गेम असल दुनिया में दस्तक दे तो ये उसका एक मजबूत फोर्ट्रेस बन सके। फैटी जान ने उसके लिए जो 1 बिलियन गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा किए थे वो इसी पल के लिए थे। मौजूदा सिटी लॉर्ड से मोल भाव करने के बाद 800 मिलियन गोल्ड में डील पक्की हो जाती है। शहर का हक मिलते ही लिन फेंग अपना पहला कदम उठाता है और तुरंत वांटिंग को वाइस सिटी लॉर्ड नियुक्त कर देता है। सारा काम निपटाते निपटाते काफ़ी देर हो जाती है और वांटिंग के सोने के बाद वो खुद भी आराम करने चला जाता है। अगली सुबह उसकी नींद एक अनजान फोन कॉल से खुलती है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है जो पूछता है कि क्या वो लिन फेंग बोल रहा है। वो अपना नाम बाई शाइंग बताता है, वही क्लाइंट जिसने अपनी बेटी के लिए लिन फेंग का घर खरीदा था। वो समझाता है कि उसकी बेटी पहले कभी घर से दूर नहीं रही, इसलिए ये शहर उसके लिए नया है और वो काफ़ी अकेला महसूस कर रही है। वो उम्मीद जताता है कि लिन फेंग वही घर छोड़कर न जाए और उसकी बेटी का ख्याल रखे। चूंकि लिन फोंग को अभी तक कोई नया ठिकाना नहीं मिला था, वो मान तो जाता है पर उसे ये रिक्वेस्ट बड़ी अजीब लगती है। वो मन ही मन सोच रहा है, क्या उसकी बेटी देखने में इतनी बुरी है कि उसका बाप एक अजनबी पर इतना भरोसा कर रहा है। पर उसे अंदाजा भी नहीं है कि उधर बाई शिंग अपनी जीत का जश्न मना रहा है। शिंग सू वांटिंग को कॉल करके खुशी से बताता है कि कल लिन फोंग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इधर लिन फोंग वापस हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक से वो चौंक जाता है। चिड़चिड़ाकर वो चिल्लाता है कि उसका डिलीवरी का सामान आ चुका है और शायद वो गलत घर पे आ गए हैं। चूंकि वो घर से बाहर कम ही निकलता था, उससे ज्यादातर डिलीवरी ड्राइवर्स ही मिलने आते हैं, पर उसे तब गहरा झटका लगता है जब बाहर से एक औरत की आवाज़ आती है। वो पूछती है कि क्या यही लिन फोंग का घर है और अपना परिचय बाय शीन के तौर पर देती है। लिन फेंग हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो उसे अगले दिन एक्सपेक्ट कर रहा था। रात के 10 बज रहे थे, जो किसी के घर पहली बार जाने के लिए काफ़ी देर थी। दरवाज़ा खोलते ही उसे कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखती है जिसके लंबे काले बाल और एक परफेक्ट फिगर है। शीन उसे यूं फटी आंखों से देखते हुए पाकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में सोचती है, सो वांटिंग ने मेरे साथ गेम्स खेलना छोड़कर इस आदमी के साथ वक्त बिताने का फैसला आखिर क्यों किया। लिन फोंग अपनी सुध वापस पाता है और उसे अंदर बुलाते हुए पूछता है कि क्या वो इतनी रात को खुद ड्राइव करके यहाँ आई है। शीन घर का मुआयना करते हुए हाँ में सिर हिलाती है। उसे देखकर लिन फोंग की आंखों में एक चमक आ जाती है। जो परिवार एक घर पर 3 मिलियन खर्च कर सकता है, उनके पास पक्का एक लग्जरी कार भी होगी। वो इसे एक और एसेट की तरह देखता है जिसे आने वाले अपोकलिप्स से पहले कैश में बदला जा सकता है। अचानक शीन पूछती है कि क्या वो अभी भी न्यू एरा खेल रहा है। वो कहता है कि वो गेम के आखिरी सेकंड तक खेलेगा,
ये सुनकर शीइंग मुस्कुराती है और बताती है कि सर्वर बंद होने तक उसका भी बिल्कुल यही प्लान है। गेम की बात छिड़ते ही दोनों के बीच की झिझक खत्म हो जाती है। शीइंग बड़े गर्व से बताती है कि वो एक लेवल 100 वॉरियर है और वैल्करी बनना चाहती है। लिन फेंग मुस्कुराते हुए उसे एक नए डंजन के लिए अपनी ग्रुप ज्वाइन करने का न्योता देता है। उसे पूरा यकीन है कि वो फर्स्ट किल और उसके भारी भरकम रिवॉर्ड्स हासिल कर ले। शीइंग उसे शक की निगाह से देखती है और पूछती है कि जब गेम ही खत्म होने वाला है तो रिवॉर्ड्स का क्या फायदा। और फिर अचानक बात बदल देती है। वो पूछती है कि क्या उसे वाकई वो या उसकी गेम आईडी लिटिल बर्ड याद नहीं है। लिन फेंग बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसे अब याद आता है कि जब वो न्यू एरा में बिल्कुल नया था तब वो दोनों एक डंजन क्रॉल में टीममेट्स थे। उसे साफ याद आता है कि तब उसकी मुलाकात सू वांटिंग के एक ग्रुप में हुई थी जिसमें लिटिल बर्ड नाम की एक फीमेल कैरेक्टर भी शामिल थी। असल दुनिया में वो इतनी बड़ी है जबकि गेम में उसका नाम लिटिल बर्ड था। ये साबित करता है कि गेम आईडी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो और शुए कुछ मजाक मस्ती करते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पुराने टीममेट्स होने की वजह से उनके बीच अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। पर तभी लिन फेंग को एहसास होता है कि चूंकि वो सू वांटिंग की इतनी करीब है तो वांटिंग को घर बिकने के बारे में पहले से सब पता होगा। वो तुरंत उसे मैसेज भेजता है और पूछता है कि क्या उसे सब पता था। करीब 10 मिनट बाद वांटिंग का रिप्लाई आता है कि वो नहा रही थी। वो उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो इस खूबसूरत सरप्राइज से खुश है। वो जवाब देता है कि यह सरप्राइज नहीं बल्कि एक शौक था। और अब वो समझ गया कि वो पहले बात क्यों टाल रही थी। वांटिंग मान लेती है कि उसे सब पता था। वो कहती है कि अपने सपनों के लिए घर बेच देना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी और उसे ये बात बहुत प्यारी लगी। लिन फेंग मजाक में कहता है कि शायद इसीलिए उसने अपनी सारी प्राइवेट सेविंग्स उसे देने में ज़रा भी देर नहीं की। वो उसे वादा करता है कि वो बाद में इससे भी अच्छा घर खरीदेगा और जब वो शादी करेंगे तब वो उसे हर खुशी देगा। सालों का साथ और गेम का रिश्ता उन्हें एक असली कपल जैसा महसूस करा रहा था। इधर शुई अपनी एक अलग चैट विंडो खोलती है। कॉन्टैक्ट का नाम गिल्ड नेता लिखा है। वो मैसेज भेजती है कि जो गिल्ड नेता ढूंढ रहे थे वो उसे मिल गया है। गिल्ड नेता उसे हुक्म देता है कि वो उससे जितनी हो सके उतनी जानकारी निकलवाए और तुरंत रिपोर्ट करे। शुई मान जाती है और घंटों की ड्राइविंग की थकान की वजह से तुरंत सो जाती है। दूसरी तरफ लिन फेंग सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसे पता था कि कल क्या होने वाला है। कल न्यू एरा का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला था कि सर्वर बंद हो रहे हैं। कीमतों में भारी गिरावट आने वाली थी और उसे शुई की लग्जरी कार का इस्तेमाल करके और फंड जमा करने थे। अगली सुबह के 8 बजते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऐसी खबर आती है जिससे हर प्लेयर के होश उड़ जाते हैं। डेवलपर्स बड़े बेशर्मी से दावा करते हैं कि गेम का कोर स्टार स्टोन स्पेस से आया था और अब उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। वो प्लेयर्स को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देते बल्कि 5 साल बाद एक नए वर्जन का वादा करते हैं। इसका मतलब था कि अब हर अकाउंट और डिवाइन आइटम बेकार कचरा बन चुका है। फोरम्स पर गुस्सा फूट पड़ता है। लोग अपनी मेहनत से बनाई तलवारें और सामान खुद ही जला रहे थे। पर लिन फेंग के लिए ये लूटने का सबसे अच्छा समय था। वो तुरंत अपने बचपन के दोस्त जांग चुनलिन को फोन करता है। गोल्ड की कीमत गिर चुकी थी। 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स अब सिर्फ 1000 रुपए के मिल रहे थे। लिन फेंग जोश के साथ ऑर्डर देता है कि 100 बिलियन गोल्ड खरीदना शुरू करो। उसे हर टॉप टियर क्राफ्टिंग मटेरियल और रेयर ट्रेजर सबसे कम दाम में चाहिए। जांग चुनलिन उसे बार बार पूछता है कि क्या उसके पास कोई अंदर की खबर है, पर लिन फेंग उसे बस शांत रहने को कहता है। शुई उसे फटी आंखों से देख रही थी। उसने लिन फेंग की वो सारी बातें सुन ली थीं जहां वो लाखों का सामान खरीदने की बात कर रहा था। लिन फेंग को पता था कि वो बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वो मजाक में कह देता है कि वो बस डेवलपर्स के झुकने का इंतजार कर रहा है। पर शुए को यकीन नहीं होता। उसे डर था कि कहीं लिन फेंग सब कुछ हार कर सड़क पर ना जाए। वो वादा करती है कि अगर वो कंगाल हो गया तो वो सू फैमिली से मदद मांगकर उसे कर्ज दिलवा देगी। लिन फेंग उसके भोलेपन पर मुस्कुराता है, पर उसे पता था कि 15 दिन बाद इस पैसे की कोई कीमत नहीं रहेगी। शुए के जाने के बाद वो फिर से कंप्यूटर पर बैठ जाता है। न्यू एरा के अंदर उसका प्लान और भी खतरनाक था। वो सीधे कैपिटल के रिक्रूटमेंट हॉल पहुंचता है। वहां 4 महान एनपीसीएस खड़े थे जिन्हें सबने नजरअंदाज कर दिया था। फॉर्जिंग मास्टर दुआन ज्यूतियान, एल्केमी मास्टर याओलिंग लॉन्ग, फॉर्मेशन मास्टर क्वेशान और टेलरिंग मास्टर लिन शाओचाओ। ये चारों अपने काम के शिखर पर थे। इनकी रिक्रूटमेंट की शर्तें इतनी कड़ी थीं कि आज तक किसी गिल्ड ने इन्हें नहीं खरीदा था। पर लिन फेंग जानता था कि 2 हफ्ते बाद यही उसकी असली ताकत होंगे। दुआन ज्यूतियन डिवाइन वेपन्स बना सकता था और याओलिंग लॉन्ग मुर्दों को जिंदा करने वाली दवाइयां। बिना सोचे वो 500 मिलियन गोल्ड कॉइन्स खर्च करके उन्हें लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है। सिस्टम अनाउंसमेंट तुरंत चमकती है कि लिन फेंग ने चारों दिग्गजों को भर्ती कर लिया है। वर्ल्ड चैट पर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। पर लिन फेंग बेपरवाह था। उधर फैटी जांग ने 10 बिलियन गोल्ड उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। न्यू एरा का ऑप्शन हाउस अब श्मशान बन चुका था, जहां डीप सी सीक्रेट्स और ओथ क्रिस्टल्स जैसी कीमती चीजें कौड़ियों के भाव बिक रही थीं। ये लिन फेंग के लिए अपनी तकदीर लिखने का मौका था। फैटी जांग डरा हुआ था कि लिन फेंग पागल हो गया है, पर लिन फेंग ने उसे सिर्फ इतना कहा कि अगर वो उस पर भरोसा करता है तो वो अपना अकाउंट बचाकर रखे और सर्वाइवल आइटम्स जमा करे।
उसे पता था कि तबाही बस कुछ ही दिन दूर है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही ये आइटम्स उसके बैंक अकाउंट में पड़े पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती साबित होंगे। सच तो यह है कि इससे बेहतर सलाह उसे कोई और दे ही नहीं सकता था। जियांग चैंगलिन काफ़ी देर तक खामोश रहा और फिर आखिरकार अपने दांत पीसते हुए वो राज़ी हो गया। कॉल कटने के बाद लिंग फोंग ने देखा कि उसकी इन्वेंट्री अब टॉप टियर रिसोर्सेज से भर चुकी थी। स्काई मून सिटी का ब्लूप्रिंट अब उसके दिमाग में बिल्कुल साफ हो चुका था। बाकी प्लेयर्स उसे बेवकूफ़ समझकर चिढ़ा रहे थे कि वो सबका कूड़ा कचरा खरीद रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि क्या होने वाला है। ठीक आधे महीने बाद जब डायमेंशंस ओवरलैप होंगे, तब ये सामान जिसे वो आज कचरा समझकर फेंक रहे हैं, इस नई दुनिया में जान खरीदने के काम आने वाली इकलौती हार्ड करेंसी बन जाएगा। जियांग चेंगलिन ने जो अरबों के मटेरियल्स इकट्ठा किए थे, उन्हें लेकर अब लिंग फोंग इस गेम के सबसे खतरनाक जुए की तरफ बढ़ा, हाई लेवल इक्विपमेंट एनहांसमेंट। न्यू एरा में जोखिम बहुत बड़ा था, क्योंकि एक भी नाकामी का मतलब था इक्विपमेंट का चकनाचूर होकर धूल बन जाना। इसीलिए कोई भी मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन लिंग फोंग के पास फोर्जिंग मास्टर दुआन जोतियन का साथ था, और साथ ही वो सीक्रेट एनहांसमेंट टेक्निक्स भी थीं जो वो अपनी पिछली जिंदगी से वापस लाया था। जैसे ही एंडल से चिंगारियां निकली, सिस्टम नोटिफिकेशंस किसी मशीन गन की तरह स्क्रीन पर चमकने लगे। +13 पर सक्सेस, +15 पर सक्सेस। स्क्रीन से निकलने वाली वो सुनहरी रोशनी किसी को भी अंधा करने के लिए काफी थी। और जैसे ही आखिरी क्रिस्टल टूटा, आसमान में एक गहरे सुनहरे रंग की बिजली कड़की। सर्वर का सबसे पहला +18 गॉड ऑफ मैजिक गियर आधिकारिक तौर पर तैयार हो चुका था। एक रिग्रेसर होने के बावजूद लिंग फोंग ने जब उसके फाइनल स्टैट्स देखे तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसकी मैजिक अटैक पावर अब 78,000 के पार जा चुकी थी, और मूवमेंट स्पीड इतनी कि पीछे सिर्फ परछाइयां छूटती थीं। सच कहें तो यह नज़ारा दहला देने वाला था। इन वैल्यूज ने गेम के बैलेंस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। अब टॉप टियर प्लेयर्स और एलीट गिल्ड्स उसके सामने महज धूल के बराबर थे, जिन्हें वो हाथ के एक इशारे से साफ कर सकता था। सुशी बगल में खड़ी यह सब देखकर दंग रह गई। उसने घबराते हुए लिंग फोंग से पूछा कि इतने हाई स्टैट्स देखकर कहीं सिस्टम उसे चीटर समझकर बैन तो नहीं कर देगा। लिंग फोंग ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ रखा और उसे फिक्र न करने को कहा। उसे पता था कि ऑपरेटिंग कंपनी में इस वक्त इतनी अफरा तफरी मची है कि अब कोई गेम को मॉनिटर नहीं कर रहा। वैसे भी वो ये सब इस मरते हुए गेम का राजा बनने के लिए नहीं कर रहा था। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि अब से ठीक आधे महीने बाद जब मॉन्स्टर्स धरती पर उतरेंगे, तब सिर्फ ये गियर इंसानियत और तबाही के बीच आखिरी दीवार बनकर खड़ा होगा। इसी के साथ असली तैयारी अब शुरू हुई थी। इस नर्क जैसी कयामत में अपनों को बचाने का इकलौता रास्ता था अटूट ताकत का होना। अब जबकि उसका गॉड टियर गियर मुकम्मल हो चुका था, तो वक्त था सदर्न हेवन गेट की तरफ कूच करने का। वो उन रिवार्ड्स को हासिल करना चाहता था जो हक से उसके थे। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि सदर्न हेवन गेट डंजन के अंदर जंग अपने शबाब पर है, जहां लिंग फोंग और जू नियाओ एक तालमेल के साथ हमले कर रहे हैं। इधर जियान लॉन्ग सामने से पड़ रहे भारी दबाव को झेलने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं सू वांटिंग टीम की प्रीस्ट के तौर पर बिना रुके हीलिंग की होली लाइट बरसा रही है। वो इकलौती वजह है जिसकी वजह से टीम अब तक खत्म नहीं हुई। लिंग फेंग शांति से सू वांटिंग को निर्देश देता है और उसे चेतावनी देता है कि ग्रेट एप जनरल्स को सिर्फ 2-2 करके ही खींचना है, 3 से ज्यादा कभी नहीं। इन एलीट मॉन्स्टर्स के पास मंकीज फर प्लकिंग टेक्निक जैसा एक खतरनाक फायर पावर स्किल है। जैसे ही उन्हें एक बड़े इलाके में भारी नुकसान पहुंचता है, वे तुरंत ग्रेट एप वॉरियर्स की एक फौज खड़ी कर देते हैं। भले ही लिंग फेंग अब गॉड टियर इक्विपमेंट से लैस था, लेकिन अगर वो मॉन्स्टर्स के उस अंतहीन जाल में फंस जाता तो 50 MINUTE क्लियर टाइम का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता। 10 मिनट बीतते बीतते स्टॉर्म फील्ड और बर्निंग हेवन ग्राउंड का असर आखिरकार खत्म होने लगा। सच तो यह है कि पूरा मैदान एलिमेंटल फ्यूरी की वजह से एक मलबे में तब्दील हो चुका था। अब तक ग्रेट एप्स की लाशों के पहाड़ लग चुके थे, और लिंग फोंग और सू वांटिंग दोनों का लेवल बढ़कर 102 पहुंच चुका था। हालांकि अभी भी मैदान में 3000 छोटे मॉन्स्टर्स मौजूद थे। बिना अपने लार्ज स्केल क्राउड कंट्रोल स्किल्स के उनकी रफ्तार कम होने लगी थी, जिससे लिंग फोंग को एक कड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने पहले एलीट मॉन्स्टर्स को खत्म करने का सोचा और बचे हुए 12 ग्रेट एप जनरल्स को अपना मुख्य निशाना बनाया। जियान लॉन्ग मजबूती से मॉन्स्टर की हेट्रेड अपनी तरफ खींचता है। लिंग फोंग ब्लाइंड इफेक्ट पैदा करने के लिए अपने ब्लेड एज को विंड सैंड फ्लेम के साथ जोड़ देता है। महज 5 सेकंड्स के अंदर वो 1,30,000 हिट्स की बौछार कर देता है और जूनियाओं के फ्लेम बीट्स के साथ तालमेल बिठाता है। यह हमला उन्हें सीधे ढेर करने के लिए काफी था, और वही हुआ जिसकी उन्हें जरूरत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बचे हुए मॉन्स्टर्स ने लिंग फोंग के हमलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पागलों की तरह अपने राजा की ओर भागने लगे। सू वांटिंग बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रही थी कि ग्रेट एप किंग की अटैक पावर अब खौफनाक 68,000 तक पहुंच गई थी। उसे डर था कि जिनलॉन्ग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिंग फोंग की नजरें जमी हुई थीं। वो कहता है, अगर मोर्चा नहीं संभला तो हमें तरीका बदलना होगा। अगर हालात बेकाबू हुए तो मैं खुद फ्रंट लाइन पर आ जाऊंगा। 35वें मिनट पर जंग पूरी ताकत के साथ छिड़ गई। स्टॉर्म फील्ड ने एक बार फिर मैदान को घेर लिया और लिंग फेंग और जू नियाओ तूफानी रफ्तार से डैमेज बरसाने लगे।
वे ग्रेट एप किंग पर लगातार वार कर रहे थे। जैसे ही उसकी हेल्थ 70% तक गिरी, वो दरिंदा गुस्से में पागल होकर अपना मुक्का घुमाता है। उसका 10 METER लंबा शरीर मानो धरती को चीर रहा था। जमीन से एक जबरदस्त शॉकवेव उठी और लिंग फोंग की हेल्थ देखते ही देखते 40% गायब हो गई। अचानक पूरी टीम एक जानलेवा खतरे में आ गई। ग्रेट एप किंग के उस जमीन हिला देने वाले वार ने जंग की लय को पूरी तरह तोड़ दिया था। अपनी हेल्थ बार को आधे से भी कम देखकर लिंग फोंग का दिल हलक में आ गया। जब ऐसे बेहिसाब डैमेज की बात आती है तो वाकई बैटल गॉड का खिताब कोई मजाक नहीं था। इस स्टेज पर यह हमला सीधा मौत का पैगाम था। लिंग फोंग चिल्लाकर सू वांटिंग से कहता है, मेरी फिक्र छोड़ो और अपना पूरा ध्यान सिर्फ जिन लोंग को जिंदा रखने पर लगाओ। अब तक सू वांटिंग के माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थीं और उसका स्टाफ इतनी तेजी से चल रहा था कि उसकी परछाई तक नहीं दिख रही थी। सामने खड़ा जिनलोंग ग्रेट एप किंग के गुस्से का सामना कर रहा था। उसकी हेल्थ किसी रिश्ते हुए पाइप की तरह गिर रही थी। सू वांटिंग की जबरदस्त हीलिंग के बावजूद उस तबाही के सामने जिनलोंग की बेमिसाल डिफेंस भी अब कमजोर पड़ने लगी थी। इसी बीच ग्रेट एप किंग की हेल्थ गिरती रही और 50 से होती हुई 30% तक पहुंच गई। हर बार जब उसकी सेहत का एक बड़ा हिस्सा गिरता, वो एक भयानक दहाड़ मारता और सैकड़ों हजारों की तादाद में ग्रेट एप्स को बुला लेता। पूरा मैदान अब बंदरों के उस दम घोंट देने वाले झुंड से भर चुका था। हालात बेहद दर्दनाक हो चुके थे। जैसे ही राजा की हेल्थ 20% से नीचे गई, वो अपनी आखिरी बजर्क स्टेट में आ गया। उसने अपने पहाड़ जैसे मुक्कों को हवा में उठाया। उसके निशाने पर वो दो थे जो ठीक उसके रास्ते में खड़े थे, जो न्याओ और जिनलोंग। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के बाद धूल का गुबार छा गया। जिनलोंग उस वार को सीधे झेलते हुए एक दर्दनाक चीख मारता है और उसका विशाल शरीर सफेद रोशनी में बदलकर गायब हो गया। उसे मजबूरन पेट स्पेस में वापस भेज दिया गया। जुनिया का हाल तो और भी बुरा था। उस भारी फिजिकल क्रशिंग डैमेज के नीचे उसकी हेल्थ बार पलक झपकते ही साफ हो गई। बेतहाशा गर्मी की वजह से उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग की आग के गोले में तब्दील होकर फट गया। सू वांटिंग के मुंह से एक चीख निकल गई और उसकी आंखें नम हो गई। अगर कोई और प्लेयर ये देख रहा होता तो उसे लगता कि लिंग फोंग का परफेक्ट क्लियर का सपना अब चकनाचूर हो चुका है। मगर ठीक उसी पल लिंग फेंग के चेहरे पर एक ठंडी और पैनी मुस्कान आ गई। यही वो मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था। राख के उस गुबार के बीच आग के केंद्र से एक मुट्ठी के बराबर लाल रंग का चमकदार ऑब निकला, जो आसपास के फायर एलिमेंट्स को पागलों की तरह सोख रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन किसी बिजली की कड़क की तरह गूंज उठा। डिवाइन बीस्ट ब्लड लाइन डिटेक्टेड। जू न्याओ ने अपना हिडन स्किल निर्वाणा एक्टिवेट कर दिया था। देखते ही दिखते मैदान में खौफनाक दबाव छा गया। वो आग का गोला जोर से फटा और एक नया जू न्याओ बाहर निकला, जो पहले से दोगुना बड़ा था और जिसके जलते हुए पंख सुनहरे थे। फुल एट्रीब्यूट्स और ट्रिपल डैमेज के साथ उसकी मैजिक पावर ने सीधे 80,000 का आंकड़ा पार कर लिया। उस पुनर्जन्म पाए हुए जू न्याओ ने एक तीखी फीनिक्स जैसी आवाज निकाली और अपने मुंह से गोल्डन ट्रू फायर की एक ऐसी लपट छोड़ी जिसने आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को पल भर में भाप बना दिया और सीधे ग्रेट एप किंग के सीने पर जा लगी। लिंग फोंग ने एक पल भी जाया नहीं किया। अपनी खून जैसी लाल आंखों के साथ उसने निर्वाणा शॉकवेव से सुन्न पड़े बॉस का फायदा उठाया। उसने अपनी सारी माया अपने स्टाफ में झोंक दी और एक आखिरी एनहांस्ड ब्लेड एज बर्स्ट छोड़ा, जो हवा को चीरते हुए सीधा ग्रेट एप किंग के सीने के पार निकल गया। अपनी आखिरी हार मानने वाली दहाड़ के साथ वो विशाल दानव जो खुद को बैटल गॉड कहता था, आखिरकार जमीन पर ढेर हो गया। सर्वर अनाउंसमेंट बिल्कुल सही वक्त पर गूंज उठी, जिसमें लिंग फोंग और सू वांटिंग की टीम को 43 मिनट्स और 52 सेकंड्स में डंजन पूरा करने पर बधाई दी गई। उन्होंने सदर्न हेवन गेट का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लिया था, जिससे उन्हें 100-फोल्ड एक्सपीरियंस रिवॉर्ड मिला। लिंग फोंग ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका लेवल बढ़कर सीधा 113 हो गया। उसे पता था कि दुनिया के अंत से पहले अपनी बादशाहत कायम करने की तरफ ये महज पहला कदम था। जहां हम लिंग फंग और सू वांटिंग को डंजन में मॉन्स्टर्स के साथ तालमेल बिठाते देख रहे हैं, वहीं तियानचोंग की राजधानी का रीस्पॉन पॉइंट शोर शराबे और हंगामे से भरा हुआ था। लिन शोया नाम की एक खूबसूरत स्ट्रीमर रोते हुए अपनी शिकायत पोस्ट कर रही थी। वो अभी अभी लेवल 30 पर पहुंची थी कि तभी गोल्ड थीव्स ने उसे घेर लिया और उसका सब कुछ लूट लिया। उसी वक्त गोस्ट पावर साइकोपैथ हंटर्स नाम के वो लुटेरे टियानवे सिटी के बाहर घात लगा बैठे थे। सच कहूं तो वे काफी ढीठ थे। उनका इरादा लिंग फोन पर हमला करने का था, लेकिन चूंकि वो अब तक डंजन से बाहर नहीं आया था, तो उन्होंने नए प्लेयर्स को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि दिन के कुछ 100 बक्स कमा सकें। डंजन के अंदर लिंग फोंग ने इन बेवकूफ़ों के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वो सू वांटिंग को डंजन के मैकेनिक्स का एक चतुर फायदा उठाना सिखा रहा था। वो जायंट जनरल लगातार अपने सिपाही बुलाता रहता, जो लेवल बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कुदरती ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया था। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद लिंग फोंग और सू वांटिंग का लेवल उछलकर 115 पहुंच गया, जबकि जू न्याओ और जियान लॉन्ग लेवल 120 तक पहुंच चुके थे। पूरी तरह सामान से लदे हुए वे डंजन से बाहर निकले और लंच के लिए लॉग ऑफ किया। जाने से पहले लिंग फोंग ने 1000 सेट्स हैंडमेड गियर का ऑर्डर देने के लिए तियानवे सिटी का रुख किया।
उसकी रणनीति बिल्कुल साफ थी। टॉप टियर 9 स्टार इक्विपमेंट मिलना मुश्किल था, लेकिन भारी तादाद में हैंडमेड आइटम से परफेक्ट एट्रीब्यूट्स निकाले जा सकते थे। जंग चानलिन जो तियानगोंग क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा था, उनका इस्तेमाल करके वो उन स्टैट्स को साधारण 9 स्टार गियर में ट्रांसफर कर सकता था, जिससे हाथ से ही गॉड टियर इक्विपमेंट की मास प्रोडक्शन की जा सके। लिविंग रूम में उसके रूममेट बाइशू ने बताया कि गिल्ड नेता शोमो ने मीटिंग के लिए कहा है। लिंग फोंग ने दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी ली। अनाथ होने की वजह से वो एक बेहतरीन रसोइया बन चुका था। बाइशू ने मजाक में कहा कि भविष्य में वांटिंग बहुत खुशनसीब होगी। खाना खाने के बाद लिंग फोंग ने लॉगिन किया और शूमो को अपनी लिस्ट में जोड़ा। इस छोटी की महिला गिल्ड नेता की समझ और सूझबूझ काबिल तारीफ थी। उसने उस पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खेल के बदले मुआवजे पर उसकी राय मांगी। लिंग फोंग ने उसे अकाउंट्स को बचाकर रखने का एक रहस्यमयी जवाब दिया। आखिरकार शुमो न सिर्फ बाइशो को लिंग फोंग की टीम में शामिल करने के लिए मान गई, बल्कि उसने खुद भी उस स्क्वाड में जुड़ने की अर्जी दे दी। लिंग फोंग ने उसका स्वागत किया। तभी जांग चानलिन की तरफ से मेल में एक बहुत बड़ा पैकेज आया। इसमें 80,000 की कीमत वाले 1,000 तियांगोंग क्रिस्टल्स और 1 लाख की कीमत वाले 100 रेयर पेट एक्स थे। लिंग फोंग ने बिना पलक झपकाए 13 लाख का भुगतान कर दिया। जॉन चार्लिन ने मैसेज भेजकर शिकायत की कि ये टॉम लॉन्ग अभी भी क्लास ग्रुप चैट में लिंग फोंग का मजाक उड़ा रहा है, जिससे चिढ़कर उसने ग्रुप ही छोड़ा। लिंग फोंग यह खबर सुनकर सिर्फ मुस्कुराया और उसे निर्देश दिया कि वो बाजार में कीमतों को गिराना और सामान समेटना जारी रखे। उन्हें 100 कलरफुल एक्स को लेकर लिंग फोंग का इरादा उन्हें जाया करने का बिल्कुल नहीं था। वो सिटी लॉर्ड्स मैंशन में ट्रेनर्स की एक बड़ी फौज तैयार करता है ताकि गेम्स रियलिटी इन्वेजन शुरू होने से पहले एक ऐसी बीस्ट लीजन बनाई जा सके जो सब कुछ तहस नहस कर दे। विजन की दुनिया में एक प्लेयर आमतौर पर 3 पेट्स रख सकता है, लेकिन बीस्ट मास्टरी का इस्तेमाल करके और अपनी स्पिरिट स्टैट्स बढ़ाकर सैकड़ों पर काबू पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पोजेस्ड पेट अपनी टोटल एट्रीब्यूट्स का 45% तक प्लेयर को दे सकता है। लिंगफेंग ने टियान लो सिटी में 60 मिलियन गोल्ड खर्च करके एक ब्रीडिंग बेस हासिल किया और 30 टॉप टियर ट्रेनर्स को काम पर लगा दिया। फिर शुरू हुआ एग्स खोलने का एक पागलपन भरा सिलसिला। एक साथ 100 कलरफुल एग्स खोले गए। हालांकि कोई मिथिकल बीस्ट तो नहीं निकली, लेकिन उसे 6 पेट ग्रुप बैनर्स और 4 एपिक टियर पेट्स जरूर मिल गए। लिंग फोंग ने उन परफेक्ट क्वालिटी पेट्स को खुद से बाइंड किया और उन्हें कल्टीवेशन के लिए बेस में डाल दिया। इसके बाद उसने सू वांटिंग के लिए 3 एपिक टियर पेट्स चुने, जिनमें एक टैंक, एक वॉरियर और एक मेज शामिल था, ताकि उसकी सोलो डैमेज आउटपुट की कमी पूरी तरह दूर हो जाए। खुद के लिए लिंग फोंग ने सर्वाइवल और कंट्रोल पर फोकस करने वाले 2 डिवाइन पेट्स चुने। पहली थी स्नो गर्ल, एक हाई मैजिक कंट्रोल टाइप पेट जिसके पास आइस स्टैसिस जैसे सर्वाइवल स्किल्स और नेगेटिव स्टैटस इफेक्ट से इम्यूनिटी थी। दूसरा था फ्लाइंग माउस, एक असैसिन पेट जिसकी स्पीड बेहद खौफनाक थी। पोजीशन के बाद ये विंड मेज लिंग फोंग को सच में हवा की तरह तेज बना देगा। अब पेट्स का काम पूरा हुआ तो उसने उन 2000 सेट्स लेवल 100 हैंडमेड गियर को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। आधे घंटे की मेहनत के बाद उसकी किस्मत चमक उठी और उसे 8-9 स्टार पीसेस मिले। हालांकि बेस स्टैट्स कुछ खास नहीं थे, पर लिंग फोंग ने तियानगोंग क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके परफेक्ट एट्रीब्यूट्स निकाले और सू वांटिंग के लिए खुद गियर तैयार किया। उसने मैक्स्ड आउट ट्रेड्स वाला रेड मून बेल्ट और एक सैक्रिफिशियल क्लोक बनाया, जिससे उसकी हीलिंग इफेक्टिवनेस 30% तक बढ़ गई। ये एक प्रीस्ट के लिए एक अल्टीमेट बिल्ड था और लिंग फेंग का ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब रहा। इस इक्विपमेंट सपोर्ट के साथ उसके सभी स्किल लेवल्स 13 पर पहुंच गए, एक ऐसा स्टैट लाइन जो बड़े बड़े एलीट प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दे। ठीक उसी वक्त सू वांटिंग लॉग इन करती है। लिंग फोंग उसे वो टॉप टियर डिवाइन गियर और पेट्स सौंप देता है और दोनों फिर से ग्राइंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। सू वांटिंग धीरे से पूछती है, क्या लेवल 100 पहुंचने के बाद तुम मुझे हेवनली पैलेस घुमाने ले जाओगे? लिंग फोंग बड़े प्यार से हाँ कह देता है, और जैसा कि अक्सर होता है, सरप्राइज तब मिलते हैं जब आप उनकी उम्मीद नहीं करते। 500 प्रीमियम ट्रेजर मैप्स की खुदाई करते हुए लिंग फोंग को 10 इटर्नल क्रिस्टल्स और एक बेहद नायाब चीज मिली, गॉड स्लेइंग अरे का एक फ्रैगमेंट। ये एक ग्रेड 9 सिटी डिफेंस फॉर्मेशन था जो देवताओं तक को कैद करने की ताकत रखता था। लिंग फोंग तुरंत इसकी स्ट्रैटेजिक वैल्यू समझ गया। उसने फौरन जंग चनलिन को कांटेक्ट किया और उसे हर कीमत पर बाकी के टुकड़े इकट्ठा करने का सख्त हुक्म दिया। उसे अंदर से एहसास हो रहा था कि यह गॉड स्लेइंग अरे भविष्य में टियान वेस्ट सिटी का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होगा। दिन भर की ग्राइंडिंग के बाद लिंग फोंग जैसे ही लॉग ऑफ करने वाला था, उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका रूममेट बाइशुई चाहता था कि लिंग फोंग अगले दिन उसके साथ कैंपस चले ताकि वो वहां के माहौल से वाकिफ हो सके। शुई के लिए यह बस एक मामूली सी मदद थी। आखिर उसने पहले लिंग फोंग को पैसे उधार दे की पेशकश भी की थी, लेकिन पुनर्जन्म लेकर आए लिंग फोंग को इसमें सिर्फ एक कड़वा मजाक नजर आ रहा था। एक ऐसा दौर जहां मॉडर्न वेपन्स एक लेवल 80 के ब्लैक ड्रैगन को नहीं रोक सकते थे और जहां टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन एक तीर के वार से बिखरने वाली थी, वहां स्कूल जाना उसकी नज़र में वक्त की सरासर बर्बादी थी। वो जानता था कि आने वाली तबाही को सिर्फ गेम का मैजिक ही रोक सकता है।
इसीलिए बाईशुई के सामने ही लिंग फोंग अपने इंस्ट्रक्टर को फ़ोन करके 3 दिन की छुट्टी मांग लेता है और साफ कह देता है कि वो गेम्स इन्वेजन शुरू होने के बाद ही कैंपस लौटेगा। अगली सुबह 16 अप्रैल थी और दुनिया के अंत में अब सिर्फ 12 दिन बचे थे। लिंग फोंग गेम में अपनी बढ़ती हुई ताकत का जायजा लेता है। टियान वेस्ट सिटी अब 100 वेयर हाउसेस के संसाधनों, 90 से ज़्यादा हाई टियर पेट्स और नाइट्स, वॉरियर्स और मेजेस की 3 बड़ी एनपीसी लीजन से लैस थी। उसकी तैयारियां अपने चरम पर थीं और अब उसका अगला मकसद साफ था, नए डंजन को क्लियर करना और अपने पेट्स को बेहतरीन गियर से लैस करना। लॉगिन करते ही लिंग फोंग सू वैन की पार्टी ज्वाइन करता है। शी मोर और छोटी सी बाई शी यू पहले से ही वहां मौजूद थीं और काफी देर से टीम के इकट्ठा होने का इंतजार कर रही थी। जब वो आखिरी मेंबर जांग चेंगलिन के लॉगिन होने का इंतजार कर रहे थे, तब लिंग फोंग को असली दुनिया के हालात के बारे में कुछ नाटकीय खबरें मिली। पता चला कि उनकी क्लास का ग्रुप चैट जैसे फट पड़ा था। इंस्ट्रक्टर ने लंबे समय से गायब रहने के लिए सबके सामने लिंग फोंग की जमकर क्लास लगाई थी। उसके पुराने दुश्मन ये टियानलोंग ने इस मौके का फायदा उठाकर उसका खूब मजाक उड़ाया और यहां तक कि उसे एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस में रिपोर्ट करने की धमकी भी दी। लिंग फोंग ने इसे नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन उसने देखा कि जांग चेंगलिन, जो आम तौर पर एक दब्बू आईटी गाय था, अब एक डिजिटल वॉरियर बन चुका था और अकेला ही पूरी भीड़ से भिड़ गया था। जब ये तियानलोंग ने अपने भाई के गुंडा होने की धौंस जमाई तो जांग चेंगलिन जरा भी नहीं डरा। उसने पलटकर जवाब दिया, अगर तुम्हारा भाई सड़क छाप गुंडा है तो मेरे पास 3000 इंटरनेट ट्रोल्स की सेना है जो अगली सुबह तक तुम दोनों भाइयों को नेशनल न्यूज़ की सुर्खियों में बदनाम कर देगी। वाकई वो एक भरोसेमंद दोस्त था। जहां तक ये टियानलोंग की बात है, लिंग फोंग ने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी यादों में वो शख्स बीते हुए कल का एक भूत मात्र था। लिंग फोंग को याद था कि ये टियानलोंग उन पहले बुज़दिलों में से था जिन्होंने अपना अकाउंट बेचकर गेम छोड़ दिया था। 12 दिनों बाद जब दोनों दुनिया एक हो जाएंगी, तब ये तथाकथित गुंडे और अमीरजादे लिंग फोंग की अलौकिक शक्तियों के सामने चींटियों के बराबर भी नहीं रहेंगे। कुछ ही देर में जांग चेंगलिन लॉगिन हुआ और उनकी 5 लोगों की टीम आखिरकार तैयार हो गई। उनका मकसद था न्यू हेवनली पैलेस डंजन, जिसका नाम था द केओस ऑफ द हेवनली पैलेस, एक स्वर्ग के विनाश की दुखद कहानी। ये डंजन ईस्टर्न और वेस्टर्न फैंटेसी का एक अनोखा संगम था, जिसमें सदर्न हेवन गेट और 12 डिवाइन टेम्पल्स के साथ साथ साजिशें रचते देवताओं का ताना बाना बुना गया था। जाइंट एप किंग, जो पिछले सदर्न गेट डंजन में बार बार हार चुका था, यहाँ फिर से लौट आया था और अब वो लेवल 120 का हो चुका था। उसके पास 2 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स थे और इतनी भयंकर अटैक पावर कि वो लिंग फोंग को एक पल में खत्म कर दे। वो अकेला नहीं था, बालरॉग्स और हाइड्रास जैसे 11 और राक्षस भी इस जंग में शामिल थे। ये तबाही का एक मंजर था। टीम के इकट्ठा होते ही गिल्ड नेता शुइमा सुझाव देती है, हमें चीज़ों को समझने के लिए पहले नॉर्मल डिफिकल्टी से शुरुआत करनी चाहिए। लिंग फोंग को कोई ऐतराज़ नहीं था। आखिर नॉर्मल डिफिकल्टी क्लियर करने पर भी सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स और अच्छे इनाम मिलते थे। इस वक्त उनकी टीम का कॉम्बिनेशन टॉप टियर था। सर्वर का नंबर 1 विंड मेज लिंग फोंग, टॉप प्रीस्ट सू वॉन्टिंग और तीसरे रैंक की वॉरियर छोटी और नाजुक सी बाईशुई। उनके साथ श्रीमा भी थी, जो एक हिडन क्लास वाली एलिमेंटलिस्ट थी। सिर्फ बचपन का दोस्त जियांग चनलिन ताकत के मामले में थोड़ा पीछे था। एक नाइट के तौर पर उसके 9 स्टार हैंडमेड गियर के फुल सेट की कीमत 10 लाख से भी कम थी, लेकिन लिंग फोंग और उसके डिवाइन पिग बर्ड पेट के खौफनाक डैमेज की वजह से ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उन्होंने बड़ी आसानी से नॉर्मल डिफिकल्टी पार कर ली। उस पिग बर्ड ने न सिर्फ अपनी बुद्धिमानी दिखाई, बल्कि टीम के कुल डैमेज में 26% का योगदान भी दिया। ये देखकर बाईशुई की ईगो को काफी चोट पहुंची। एक टॉप टियर वॉरियर होने के बावजूद उसका आउटपुट एक पेट से भी कम था। उसने फौरन कसम खाई कि वो 10,000 कलरफुल एग्स खरीदे ताकि एक और भी ताकतवर डिवाइन बीस्ट निकाल सके। जियांग चनलिन ने टोकते हुए कहा कि ज्यादा खपत की वजह से अभी इन एग्स की मार्केट वैल्यू कम है, पर शुई को परवाह नहीं थी। उसका और सू वॉन्टिंग का नजरिया बिल्कुल साफ था, वो बस गेम का मजा लेना चाहती थी। जल्द ही टीम हार्ड डिफिकल्टी की तरफ बढ़ी और लिंग फेंग ने अपनी असली ताकत दिखाई। वो टीम को तूफानी रफ्तार से आगे ले आया। इधर जब बाकी सब मॉब साफ करने में जुटे थे, तब बाईशुई ने डंजन के बीच में ही अपने एग्स खोलना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद लेवल 128 किंग के ठीक सामने अचानक एक ईश्वरीय रोशनी चमकी। उसने सच में एक मिथिकल ग्रेड पेट निकाल लिया था, सेलेस्टियल डॉग किंगो। उसके स्टैट्स देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठी। इसकी SS+ रेटिंग थी और फिजिकल अटैक ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त। इसके पास 3 गॉड टियर स्किल्स थे, अनयील्डिंग विल, एंशिएंट ब्लडलाइन और फ्रेंजी डिवार। हर 1% हेल्थ कम होने पर इसका अटैक और डिफेंस बढ़ जाता था। 50% हेल्थ बूस्ट और 30% लाइफ स्टील के साथ सच कहा जाए तो यह एक मेले गॉड ऑफ वॉर के लिए ही बना था। ये एक बेमिसाल योद्धा था, लेकिन एक मजाकिया मोड़ तब आया जब शुई ने इस डिवाइन बीस्ट को देखकर नफरत भरे नखरे दिखाए। बचपन में एक कुत्ते के काटने की वजह से उसे एक गहरा सदमा लगा था, इसीलिए वो इस कुत्ते के बदले एक बिल्ली चाहती थी। लिंग फोंग ने मजाक में उसे फ्लाइंग माउस से बदलने की बात कही, जिस पर शुई और भी जोर से चीख पड़ी क्योंकि उसे चूहों से भी उतना ही डर लगता था।
हंसी मजाक के बीच उन्होंने 2 राउंड्स कामयाबी से पूरे किए और अब लिंग फोंग के पास 2 सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट थे। शुई की किस्मत देखकर श्रीमा का मन भी ललचा गया। उसने अंदाजा लगाया कि क्योंकि अभी बहुत से इन्फ्लुएंसर्स अंडे खोल रहे हैं, इसीलिए डिवाइन बीस्ट मिलने का ड्रॉप रेट अचानक बढ़ गया है। लिंग फोंग जोश में आकर आज का मकसद बताता है कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक 8 सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स हासिल न कर लें। किसे पता था कि एक हाई स्टेक्स वाला डंजन उनकी टीम के लिए एक कैजुअल अनबॉक्सिंग साइट बन जाएगा। लिंग फोंग की अगुवाई में उन्होंने हार्ड और नाइटमेयर डिफिकल्टीज को आसानी से रौंद दिया और सुप्रीम ट्रेजर चेस्ट्स का ढेर लगने लगा। जांग चेंगलिन भी बड़े चाव से इस अनबॉक्सिंग के खेल में शामिल हुआ, लेकिन उसकी किस्मत में साथ नहीं दिया। 50 एग्स खोलने के बाद भी जब सिर्फ एक लेजेंडरी निकला तो उसने दुखी होकर कसम खाई कि अब वो एक कौड़ी भी खर्च नहीं करेगा। इसी बीच श्रीमा और बाईशुई जैसी अमीर लड़कियों ने मार्केट क्रैश का फायदा उठाकर हजारों कलरफुल एग्स और खरीद लिए। फैंटेसी एरा में संसाधनों की खपत इस वक्त चरम पर थी, क्योंकि खिलाड़ी अपनी 20 साल की जमा पूंजी लुटा रहे थे। इसी वजह से हाई टियर पेट्स मिलने की संभावना अपने पीक पर पहुंच गई। लिंग फोंग आदेश देता है, अब ये अंडे खोलना बंद करो और फोकस करो। टीम अब तक की सबसे खौफनाक चुनौती में कदम रख चुकी थी, हेल डिफिकल्टी। हेवनली पैलेस का ये वर्जन काफी डरावना था। पहले 11 बॉसेस के शरीर जैसे ही नष्ट होते, उनकी आत्माएं निकलकर आखिरी मैप की तरफ भागने लगती। शुई और श्रीमा उलझन में थीं कि क्या इस लेवल पर बॉसेस को मारना नामुमकिन है, लेकिन लिंग फन को इसमें एक मौका दिखा। उसे लगा कि यह लेवल 120 के बाद अनलॉक होने वाला कोई नया मैकेनिक है। आखिरी सिंहासन के सामने पहुंचते ही असली खेल शुरू हुआ। जायंट एप किंग ने बेरहमी से बाकी 11 राक्षसों की आत्माओं को निगल लिया। उसकी हेल्थ देखते ही देखते 3 मिलियन तक पहुंच गई और वो एक 100 METER ऊंचे विशालकाय दानव में बदल गया। साक्षात किंग कॉन्ग की तरह दिख रहे उस राक्षस के एक ही वार ने जांग चेंगलिन की 50,000 हेल्थ उड़ा दी। इस खौफनाक और डिफेंस को नजरअंदाज करने वाले डैमेज ने सबको मौत के करीब महसूस कराया। इसी नाजुक मोड़ पर लिंग फोंग ने दिखाया कि वो एक रिग्रेसर क्यों है। उसने सबको आदेश दिया कि कोई भी एग्रो न बढ़ाए और न ही क्राउड कंट्रोल का इस्तेमाल करे। इसके बजाय उन्हें एक विशाल सिंहासन ढूंढकर उस पर खड़े होना था और सिर्फ अटैक स्किल्स इस्तेमाल करनी थी। यहां तक कि प्रीस्ट को हील करने की भी मनाही थी। हालांकि बाईशुई पूरी तरह उलझन में थी, फिर भी उसने बात मानी। तभी एक चमत्कार हुआ। सिंहासन की वजह से एक खास कोलिजन बग ट्रिगर हो गया, जिससे वो विशाल एप किंग सिंहासन पर खड़े किसी भी टारगेट को लॉक नहीं कर पा रहा था। वो उन 5 सीटों के बीच किसी बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भटकने लगा। इस बग की मदद से 3 मिलियन हेल्थ वाला वो बॉस एक आसान शिकार बन गया। जैसे ही एप किंग जमीन पर गिरा, सर्वर वाइड अनाउंसमेंट्स पागलों की तरह चमकने लगी। लिंग फोंग की टीम ने न सिर्फ फर्स्ट क्लियर हासिल किया, बल्कि उन्हें एक बेहद कीमती रेयर प्रोफेशन ट्रेजर भी मिला। लेकिन जो बात पूरी प्लेयर बेस को हिला देने वाली थी, वो इसके बाद होने वाला धमाका था। सिस्टम तुरंत लेवल 120 सोल कल्टीवेशन सिस्टम के खुलने और रेपुटेशन सिस्टम के लॉन्च होने का अनाउंसमेंट करता है। वर्ल्ड चैनल पर जैसे हंगामा मच गया हो। कुछ प्लेयर्स डेवलपर्स को कोस रहे हैं कि गेम बंद होने से पहले वे सिर्फ पैसा बटोरना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ये खबर लीक हो गई है कि लिंग फोंग ने खेलने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया है। उपहास और उलझन से भरी अपनी स्क्रीन को देखते हुए लिंग फोंग एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने एक्सपीरियंस बार को लेवल 120 के करीब पहुंचते देखता है। सच कहूं तो उसे उनसे यही उम्मीद थी। जहां ज्यादातर लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, सिर्फ वही जानता था कि यह सोल कल्टीवेशन आने वाले अपोकलिप्स से लड़ने के लिए उसकी असली पूंजी है। लिंग फेंग रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन फैंटेसी एरा में अपनी स्किल्स की वजह से नहीं। इसके बजाय उसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ माना जाने लगा। गेम ने परमानेंट शटडाउन का ऐलान कर दिया था और कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलना था। ऐसे में लिंग फोंग का अपनी प्रॉपर्टी बेचकर और लाखों का लोन लेकर अकाउंट टॉप अप करने का रहस्यमय फैसला लीक हो गया। उसके क्लासमेट्स के इस खुलासे ने आग में घी का काम किया और वो गलत वजहों से वायरल हो गया। ऑनलाइन कमेंट्स पूरी तरह नेगेटिव थे और लिंग फोंग को ब्रेन डेड और मेंटली चैलेंज्ड जैसे टैग्स दे दिए गए। लेकिन आज के दौर में जहां ट्रैफिक ही सब कुछ है, बदनामी भी एक तरह की शोहरत है। जल्द ही लिंग फोंग के पास अलग अलग मीडिया आउटलेट से इंटरव्यू के इन्विटेशंस आने लगे। स्कूल के जोक स्टॉप प्रोग्राम से लेकर लॉन्ग हेयर टीवी के मॉडर्न यूथ सेगमेंट तक ने उसे बुलाया। यहां तक कि क्वाई इंग प्लेटफॉर्म ने उसे 8 लाख का साइनिंग बोनस ऑफर किया। जब एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड ने मजाक उड़ाते हुए उसे ब्रेन बूस्टिंग पिल्स एंडोर्स करने को कहा, तो लिंग फोंग ने सीधा फोन काट दिया। उसने लॉन्ग हेयर टीवी और क्वाई इंग हेडक्वार्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट कर लिए। इसी बीच क्लास के ग्रुप चैट में इस खबर से खलबली मच गई। ये टोंग लॉन्ग और उसके साथी जो लिंग फोंग का मजाक उड़ा रहे थे, उसे नेशनल टेलीविजन पर जाते देख जलकर राख हो गए। यहां तक कि उसका बचपन का दोस्त जांग चेन लिन, जो जांग टिंग टिंग को पसंद करता था, लिंग फोंग के कनेक्शंस की वजह से इंटरव्यू इनवाइट पाकर खुशी से झूम उठा। दूसरी तरफ सू वॉन्टिंग ने फिक्र में उसे कॉल किया। उसे लगा कि लिंग फोंग पैसों की तंगी की वजह से ये सब कर रहा है। उसे डर था कि वो अपने कर्ज चुकाने के लिए पूरी दुनिया के सामने एक तमाशा बनने को तैयार हो गया है। लिंग फोंग जानता था कि अपोकलिप्स करीब है,
लेकिन अपनी रीबर्थ का राज वो खोल नहीं सकता था, इसलिए उसने इसे एक प्रॉफिटिक ड्रीम बनाने का प्लान बनाया। वो नेशनल ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल जनता और मिलिट्री को आखिरी चेतावनी देने के लिए करना चाहता था, और साथ ही जांग चेन लिन को उनके मिशन की याद दिलाना चाहता था। इन गेम एक्विजिशंस रुकनी नहीं चाहिए थी। भले ही कीमतें गिर रही थीं, उन्हें मार्केट से सब कुछ समेटना था, खासकर वो रेयर गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन फ्रैगमेंट। वो उसे हासिल करने के लिए मार्केट प्राइस से 10 गुना ज्यादा देने को भी तैयार था, क्योंकि ये चीजें आने वाली तबाही में उसकी असली ताकत बनने वाली थी। आखिरकार रिकॉर्डिंग का दिन यानी बुधवार आ गया। हमारी कहानी आगे बढ़ती है और लिंग फोंग, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहा जा रहा था, वैसा लाचार नहीं दिखा जैसा सब सोच रहे थे। असल में वो बहुत शांत था। वो बिना किसी हड़बड़ाहट के अपने रूममेट बाइशी की प्राइवेट कार में बैठ गया। निकलने से पहले जियांग चेन लिन ने कॉल करके प्रोग्रेस अपडेट दी। बहुत सारे गेमिंग स्टूडियोज मार्केट में सुप्रीम सैचुरेशन आइटम्स डंप कर रहे थे। लिंग फोंग की आंखें चमक उठीं, क्योंकि ये टॉप टियर पेट इक्विपमेंट के लिए जरूरी कोर मटेरियल्स थे। 1000 पर यूनिट की फिक्स कीमत के सामने लिंग फोंग ने एक मंझे हुए बिजनेसमैन वाली बेरहमी दिखाई। उसने सिर्फ 600 का ऑफर दिया। उससे एक पैसा ज्यादा नहीं। उसने साफ कह दिया कि लेना है तो लो वरना रहने दो, क्योंकि सर्वर बंद होते ही ये कचरा हो जाएंगे। उसके लिए ये सिर्फ माल जमा करना नहीं, बल्कि एलीट गोल्ड फार्मर्स को अपनी तरफ करने का एक जरिया था। बाइशी ने जब उसे इतनी आक्रामक तरीके से पैसे उड़ाते देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि क्या उसे कोई अंदर की खबर है। लिंग फोंग बस मुस्कुरा दिया और अपनी रीबर्थ का राज छुपाए रखा। लेकिन जैसे ही गाड़ी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली, यी तुंग लोंग और उसके भाई ने रास्ता रोक लिया। यी टिंग लोंग का भाई यी टिंग हु एक स्थानीय गुंडा था। तुंग लोंग ने अकड़ दिखाते हुए लिंग फोंग से अपने पैसे तुरंत वापस मांगे। टैटू से भरे शरीर वाले तुंग हो के सामने भी लिंग फोंग बिल्कुल बेखौफ खड़ा रहा। उसने बाइशी के दिए स्टन बैटन को किनारे किया और अकेला गाड़ी से बाहर निकल आया। वो पल भर में सारी स्थिति समझ गया। तुंग लोंग उसकी शोहरत से जल रहा था, जबकि तुंग हु को डर था कि उसका नामी शिकार कहीं हाथ से न निकल जाए। लिंग फोंग ने चिल्लाते हुए तुंग लोंग को पूरी तरह नजरअंदाज किया और तुंग हु के सामने एक ऐसा लालच रखा जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। उसने लोन 3 महीने के बजाय 1 महीने में चुकाने का वादा किया और साथ ही 1 मिलियन का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने की बात कही। उसने टिंग हु को एक चॉइस दी, या तो अपने भाई की सुनो और झमेला करो, या फिर एक भारी मुनाफे के साथ यहां से जाओ। इतने बड़े मुनाफे के आगे परिवार का साथ बहुत कमजोर पड़ गया। टिंग हु ने ज्यादा देर नहीं लगाई और लिंग फोंग से उसी वक्त 3 मिलियन का नया IOU साइन करवाया। लिंग फेंग ने कागज साइन किए और तुंग लोंग को ताना मारते हुए उसे दूसरों की मार खाने वाला कुत्ता कह दिया। तुंग लोंग गुस्से से पागल हो गया। जब तुंग लोंग ने हाथ उठाने की कोशिश की तो तुंग हु ने अपनी कैश काउ को बचाने के लिए अपने ही भाई के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने अपमानित तुंग लोंग को झुककर माफी मांगने और लिंग फोंग को ब्रदर फोंग कहने पर मजबूर कर दिया। लिंग फोंग बिना किसी एक्सप्रेशन के तमाशा देखता रहा। उसने ये मनोवैज्ञानिक दांव जीत लिया था और तैयारी के लिए और वक्त हासिल कर लिया था। इस वक्त हम स्टूडियो से सिर्फ आधा घंटा दूर हैं, जहां लिंग फोंग अपनी डूम्सडे प्रोफेसी देने वाला है। ये ब्रदर्स और उस 3 मिलियन के IOU पर लिंग फोंग ने बिना सोचे समझे साइन कर दिए थे। गाड़ी के अंदर बाइशी पूरी तरह उलझन में था और उसने पूछा कि क्या वो वाकई सिर्फ उस थप्पड़ के लिए एक एक्स्ट्रा मिलियन देने वाला है। लिंग फोंग बस मुस्कुरा दिया। वो सोच रहा है कि ये ब्रदर्स को उस पैसे की एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक वो राजधानी से लौटेगा दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। 2 मामूली इंसान जिन्हें कोई गेम एबिलिटीज नहीं मिली, वो दानवों का निवाला बनने के लिए मजबूर होंगे। उस वक्त वो IOU सिर्फ रद्दी का एक टुकड़ा रह जाएगा। टीवी स्टेशन के रास्ते में लिंग फोंग ने बाइशी को सलाह दी कि वो घर जाकर अपने माता पिता के साथ रहे। वो जानता था कि गेम का इन्वेजन सिर्फ एक आपदा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मिस्टिकल एनर्जी लेकर आएगा जो शरीर को शुद्ध कर सकती है, बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है और टूटे हुए अंगों को भी ठीक कर सकती है। उधर सुप्रीम सैचुरेशन की दुनिया में सोल कल्टिवेशन सिस्टम का अपडेट सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन चुका था। इस सिस्टम ने गेम के बुनियादी नियमों को पूरी तरह बदल दिया था, जिससे प्लेयर्स सोल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी फिजिकल कंडीशन को बनाए रख सकते थे और भूख को पूरी तरह खत्म कर सकते थे। नतीजतन सोल क्रिस्टल्स नाम की एक नई करेंसी ने गोल्ड की जगह ले ली। कॉमन से लेकर इरिडेसेंट ग्रेड्स तक के इन क्रिस्टल्स की एक्सचेंज रेट्स हैरान कर देने वाली थीं। एक अकेला इरिडेसेंट क्रिस्टल 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का पड़ सकता था। उनकी असली कीमत जानते हुए लिंग फोंग ने तुरंत जियांग चेन लिन को आदेश दिया कि वो मौजूदा एक्सचेंज रेट का फायदा उठाए और मार्केट से सारा गोल्ड बटोर ले। उसका लक्ष्य 10,000 इरिडेसेंट क्रिस्टल्स जमा करना था, जो गेम के अंदर कई छोटे देशों को खरीदने के लिए काफी था। कुछ देर बाद लिंग फोंग ने यूथ ऑफ डे रिकॉर्ड करने के लिए लॉन्ग है टीवी स्टेशन में कदम रखा। सच कहूं तो रिकॉर्डिंग का काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि लिंग फोंग ने ऑन एयर सीधा ड्रैगन कंट्री मिलिट्री को संबोधित किया और उन्हें गेम में आकर स्ट्रैटेजी बनाने की मांग कर दी। डायरेक्टर उसके इन बेबाक बयानों से इतना डर गया कि उसे पसीने छूटने लगे और उसने बीच में ही रिकॉर्डिंग रुकवा दी। लेकिन लिंग फोंग अपनी बात पर अड़ा रहा और पूछा कि अगर उसका सपना सच हो गया तो क्या होगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। आखिरकार डायरेक्टर को झुकना पड़ा और रिकॉर्डिंग पूरी हुई। दूसरी तरफ अब 22 अप्रैल की तारीख आ चुकी है और हम लॉन्ग है सिटी एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्ज में हैं।
इन्वेजन में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे और लिंग फोंग अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए हेलमेट लगाकर लॉग इन करता है। अब तक इरिडेसेंट क्रिस्टल्स की बदौलत उसका सोल कल्टिवेशन लेवल सर्वर पर रैंक 1 पर पहुंच चुका था। उसके पास न केवल गॉड टियर पेट गियर के 3 सेट्स थे, बल्कि उसकी मैजिक अटैक पावर ने आधिकारिक तौर पर 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी एक हेल डंजन में मिली हिडन क्लास सर्टिफिकेट स्काईवॉकर। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल और हाई डिफिकल्टी वाली क्लास थी। जॉब चेंज करने के बाद वो करीबी लड़ाई में भी माहिर हो जाता और दूर से मंत्र भी फेंक सकता था। ये वाकई युद्ध के मैदान में पूरी आज़ादी देने वाली चीज थी। अपने हाथ में हिडन क्लास सर्टिफिकेट को देखते हुए लिंग फोंग एक पल के लिए जॉब चेंज को लेकर हिचकिचाया। स्काईवॉकर बनने का मतलब था कि उसे प्रोफेशनल क्लास सेट्स को अलविदा कहना होगा और पूरी तरह से सेल्फ क्राफ्टेड गियर पर निर्भर रहना होगा। लेकिन इस क्लास की ग्रोथ पोटेंशियल बेमिसाल थी, जहां हर एट्रीब्यूट रेटिंग एस रैंक या उससे ऊपर थी। सबसे खास बात, इसकी एजिलिटी कोफिशिएंट 0.05 थी, जो एक विंड मेज से पूरे 5 गुना ज्यादा थी। इसका मतलब था कि जॉब चेंज करते ही उसके पास बेमिसाल रफ्तार और फिजिकल और मैजिकल कॉम्बैट दोनों पर पकड़ होगी। इसी बीच सू वॉन्टिंग ने भी लॉग इन किया। चूंकि इस डंजन के 2 रिवॉर्ड्स थे, उसने बिना देर किए उसे दूसरा हिडन प्रीस्ट क्लास सर्टिफिकेट दे दिया, लाइट मेडिटेटर। जॉब चेंज के बाद सू वॉन्टिंग ने अचानक एक एसएसएस रैंक डिफिकल्टी क्वेस्ट ट्रिगर कर दी, सेविंग द ट्राइब ऑफ द होली मेडन ऑफ लाइट। सच कहूं तो यहाँ दांव बहुत बड़ा था। लिंग फोंग ने जब रिवॉर्ड्स पर नजर डाली तो वो दंग रह गया। इसमें न केवल एक यूनिक मिथिक ग्रेड वेपन सेप्टर ऑफ द होली मेडन मिल रहा था, बल्कि इसे पाने वाला गेम के अंदर पूरी होली मेडन ट्राइब को कमांड कर सकता था। वो अच्छी तरह जानता था कि एक बार जब गेम हकीकत में तब्दील होगा तो ये सू वॉन्टिंग को अलौकिक जीवों की एक वफादार फौज दे देगा। उसने फौरन फैसला किया कि अपना मौजूदा काम निपटाने के बाद वो राजधानी जाने से पहले इस क्वेस्ट को पूरा करने में उसकी मदद जरूर करेगा। इधर जांग चिन लिन ने उसे कॉल किया। उसकी आवाज में एक अलग ही जुनून था। उसने न केवल अपनी क्रश जांग टिंगटिंग के सामने अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पा लिया था, बल्कि मार्केट से लेवल 120 हाई ग्रेड आइडेंटिफिकेशन स्क्रॉल्स का एक बड़ा जत्था भी बटोर लिया था। उसके भेजे हुए स्क्रीनशॉट्स ने लिंग फोंग की क्लास चेंज करने के इरादे को और पक्का कर दिया। लेवल 120 हैंडमेड गियर न केवल ताकतवर थे, बल्कि उनमें बेमिसाल एक्स्ट्रा स्किल स्लॉट्स और जेम सॉकेट्स भी थे। उसने तुरंत जांग चेन लिन को आदेश दिया कि चाहे सब कुछ बेचना पड़े, पर सर्वर का हर एक जेम खरीद लिया जाए। जब वो राजधानी की फ्लाइट पर चढ़ा तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि लॉन्ग हेयर टीवी ने उसके बयानों के असर से डरकर रिकॉर्डिंग मिलिट्री को सौंप दी है। एक सीक्रेट बेस में बड़े अधिकारी उसके प्रोफेसी का बार बार विश्लेषण कर रहे थे। जहां ज्यादातर लोगों को लगा कि गेम का हकीकत में बदलना एक कोरी कल्पना है, वहीं अनुभवी जनरल लो क्वान की नज़र कुछ और ही देख रही थी। वो जानता था कि स्टार स्टोन, जो इस गेम का आधार है, उसकी उत्पत्ति रहस्यमयी है और उसकी टेक्नोलॉजी धरती से सदियों आगे है। चूंकि इसमें खर्च कम था, उसे लगा कि इसे नज़रअंदाज करने से बेहतर है कि इसे सच मान लिया जाए। इसे एक समझदारी भरा एहतियात कहा जा सकता है। जनरल लू क्वान ने आखिरकार बजट मंजूर किया और स्थानीय टुकड़ियों को सुप्रीम सैचुरेशन में अकाउंट बनाकर उतरने के लिए एक रीइंफोर्स्ड कंपनी भेजने का आदेश दिया। अगर लिंग फोंग ये देख पाता तो वो ये जानकर हैरान रह जाता कि जनरल लू क्वान की शक्ल उसकी गेम पार्टनर सू वॉन्टिंग से काफी मिलती जुलती है। हकीकत और कल्पना के मोड़ पर किस्मत के पहिए तेजी से घूमने लगे थे। राजधानी के क्वाइस शो हेडक्वार्टर्स में लिंग फोंग ने अपनी जिंदगी का पहला लाइव ऑनलाइन इंटरव्यू शुरू किया और यहीं से हम उसकी असली ताकत का असर देखना शुरू करते हैं। इंटरनेट के सबसे बड़े बेवकूफ़ की लाइव स्ट्रीम अभी शुरू ही हुई थी कि देखने वालों की तादाद 1 लाख के पार पहुंच गई। लिंग फोंग के सामने होस्ट ल्यूओली बैठी थी, जिसके 30 मिलियन फॉलोअर्स थे। भारी फिल्टर्स और मेकअप के पीछे ल्यूओली बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, लेकिन लिंग फोंग बिल्कुल बेअसर रहा। उसका दिल नहीं पसीजा जब उससे तीखे सवाल पूछे गए कि उसने अपना घर क्यों बेचा और एक मरते हुए गेम पर लाखों क्यों लुटाए। तो उसने शांति से जवाब दिया कि ये सब एक सपने के लिए है, एक ऐसी दुनिया के लिए जो हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसने ब्रॉडकास्ट के दौरान एक चौंकाने वाला बयान भी दिया। लिंग फोंग कहता है, मेरा मैच गॉड सेट, जिसे मैंने 1 मिलियन से ज़्यादा में खरीदा था, अब 3 मिलियन में बिकने के लिए तैयार है। जिसने उस पर यकीन किया वो उसे खरीद लेगा, उसका ये दावा था। देखते ही देखते कमेंट सेक्शन में मजाक और गालियों की बाढ़ आ गई। सब उसे स्कैमर बुलाने लगे। उसकी पॉपुलैरिटी को चरम पर देख प्लेटफॉर्म ऑफिशियल्स ने तुरंत उसके लिए लाइव स्ट्रीम सेलिंग का इंतजाम कर दिया। उनके इरादे साफ तौर पर नेक नहीं थे। वे उसे हाई प्रॉफिट लेकिन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थमाकर उसकी बची कुची वैल्यू को एक डिस्पोजेबल एसेट की तरह निचोड़ना चाहते थे। सच कहूं तो उसे हाँ कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। वो जानता था कि एक बार ग्रेट चेंज आ गया तो इन खरीदारों को अपना ऑर्डर कभी डिलीवर होते हुए देखने का नसीब नहीं होगा। इस बीच उसे इन गेम रिसोर्सेज की अपनी आखिरी फसल काटने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। 2 दिनों की ताबड़तोड़ सेलिंग के बाद उसने 8 मिलियन का मुनाफा कमा लिया। तभी शू वेमो का उसे कॉल आया। वो सच में उस मेज गॉड सेट को 3 मिलियन में खरीदना चाहता था। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि एक दोस्त को सपोर्ट करने का तरीका है।
जब ये खबर लाइव स्ट्रीम तक पहुंची तो इंटरनेट पर एक और जबरदस्त भूचाल आ गया। हेटर्स गुस्से में थे, फिर भी उन्हें मानना पड़ा कि ये दुनिया किसी नॉवेल से भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। 26 अप्रैल की शाम को लिंग फेंग ढेर सारे फंड्स के साथ लॉन्ग हाई सिटी स्थित अपने घर लौटा। इन्वेडेड रियलिटी गेम के शुरू होने में अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। उसने तुरंत अपना हेलमेट पहना और गेम में एंटर किया। लेवल 120 के गॉड टियर हैंडमेड गियर की क्राफ्टिंग, उसका स्काईवॉकर क्लास चेंज और शू वांटिंग का SSS रैंक हिडन क्वेस्ट, ये सब उसे इसी एक दिन में पूरा करना था। बाहर असली दुनिया की नियॉन लाइट्स अभी भी चमक रही थीं, लेकिन अपने गेमिंग पॉड के अंदर वो हथियार थामे खामोशी से उस पल का इंतजार कर रहा था। अल्टीमेट 9 स्टार हैंडमेड इक्विपमेंट बनाने के चक्कर में उसने अपने लगभग सारे मटेरियल रिजर्व्स खत्म कर दिए। उसने न सिर्फ जांग चुआनलिन के स्टूडियो को हर बड़े शहर में ऑर्डर देने के लिए लगा दिया, बल्कि उसने बाईशी से 6 मिलियन उधार भी लिए। अपनी कमाई के साथ मिलाकर उसने मार्केट के सारे गोल्ड कॉइन्स समेट लिए। लेवल 120 गियर के 10,000 सेट्स के ऑर्डर्स कल सुबह के लिए तय थे। ये उसका आखिरी जुआ था। 27 अप्रैल की सुबह जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। भूमध्य रेखा के पास बसा लॉन्ग हाई, जो एक तटीय शहर है और अमूमन गर्म रहता है, अचानक भारी बर्फबारी के नीचे दब गया था। खिड़की के बाहर पूरे शहर पर काले बादल छाए हुए थे और बर्फीली हवाएं चाकू की तरह चुभ रही थीं। न्यूज़ चैनल्स अजीबोगरीब मौसम की खबरों से भरे हुए थे। पश्चिम में एक भयंकर सुनामी आई थी और पूर्व में मुक्के जितने बड़े ओले गिर रहे थे। इससे भी अजीब बात यह थी कि दुनिया भर के वॉरशिप समंदर के बीचों बीच जम चुके थे और रातों रात धरती की हर मिसाइल बेकार हो गई थी। साइंस दम तोड़ रही थी और अब मिथ के उतरने का समय था। उसने फौरन गेम में लॉग इन किया। उसका मेल बॉक्स जांग चैनलिन द्वारा भेजे गए 60,000 इक्विपमेंट से भरा हुआ था। 10,000 हैंडमेड सेट्स में से 5 से भी कम 9 स्टार मास्टरपीसेस निकले। अपनी सांसें थामकर उसने स्टैट्स को बार बार रीसेट करने के लिए हेवनली पैलेस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया। 20 कोशिशों के बाद पूरे सर्वर ने एक लेवल 120 मिथिक ग्रेड हैंडमेड सेट का जन्म होते देखा। बिना एक पल की देरी के उसने अपना स्काईवॉकर क्लास चेंज पूरा किया। ये हिडन प्रोफेशन, जो आमतौर पर डुअल पाथ कल्टिवेशन की इजाजत में देता, अब उसके गॉड टियर गियर की बदौलत खौफनाक स्टैट्स का मालिक था। उसके मिथिक वेपन हेवनली सीक्रेट ने न सिर्फ उसके सभी स्किल लेवल्स को बढ़ा दिया, बल्कि इसमें ब्लड लस्ट जेम स्किल भी जड़ी हुई थी। और जहां तक बेल्ट की बात है, उसमें एक अनोखी ट्रेड थी जिसे खैर वो जल्द ही एक्शन में दिखने वाली थी। सबसे बेतुकी बात यह थी कि एजिलिटी कोएफिशिएंट्स और इक्विपमेंट ट्रेड्स की वजह से उसकी मूवमेंट स्पीड 234 यार्ड पर सेकंड तक पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि वो एक सेकंड में 200 मीटर से ज्यादा दौड़ सकता था, जो कि टॉप स्पीड पर चल रही एक रेसिंग कार से भी दोगुना तेज था। उसने अपना नया सीखा हुआ स्किल सुपर स्लाइड खोलकर देखा। उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि हर 100 यार्ड की स्पीड पर डैमेज 30% बढ़ जाएगा, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अब एक मामूली लेवल 1 स्लाइड भी इतना डबल डैमेज पैदा करेगी कि दुश्मन पूरी तरह से मायूस हो जाए। बाहर बर्फ और भी तेज गिरने लगी थी, मानो ये दुनिया खत्म होने वाली सभ्यता का मातम मना रही हो। सच कहूं तो इस प्रोफेशन का स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा था। यह असल में एक सुपर पावर्ड रोग बिल्ड की तरह था। स्नीक अटैक्स और क्राउड कंट्रोल के अलावा एन्चांटेड हाफ मून स्लैश जैसे हाई डैमेज अल्टीमेट मूव्स में भी वो खौफनाक बोनस था, जहां उसकी रफ्तार जितनी तेज होगी डैमेज उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। स्काईवॉकर की असली ताकत ज्यादातर दूसरी क्लासेस की कॉम्पिटिटिव स्किल्स सीखने की क्षमता में थी। सिटी लॉर्ड के वेयरहाउस में उसने जांग चैनलिन द्वारा इकट्ठा की गई स्किल बुक्स को खंगाला। उसने सावधानी से 2 किताबें चुनी। पहली थी हार्ट एनर्जी ओवरकिल। ये किसी भी सिंगल टारगेट के लिए बुरा सपना थी। ये डैमेज कैलकुलेशन में देरी करती है और हार्ट बर्स्ट लेयर्स को स्टैक करती है, जो आखिर में फटने पर डबल प्योर डैमेज देती है। लिन फेंग सोचता है दुश्मन भले ही कोई बड़ा टैंक हो, एक बार जब मैंने 30 लेयर्स ऑफ हार्ट बर्स्ट जमा कर लिए तो वो आखिरी धमाका उन्हें दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए काफी होगा। दूसरी थी 7 स्टार कन्वर्जेंस, एक एलीट एसेसिन्स एस्केप स्किल, जिसमें 7 लगातार टेलीपोर्ट्स होते हैं और हर जंप के बाद खिलाड़ी कुछ पल के लिए इनविंसिबल हो जाता है। अब तक उसका इक्विपमेंट स्कोर दूसरे नंबर के प्लेयर शीमा से 18,000 पॉइंट्स आगे निकल चुका था, लेकिन वो जानता था कि इतना काफी नहीं है। तभी अचानक एक ग्लोबल रैंकिंग लिस्ट सामने आती है, जहां सिर्फ टॉप 100 प्लेयर्स के स्कोर दिखाए जाते हैं। वो 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ सबसे ऊपर बैठा था। उसे समझ आ गया था कि यही लिस्ट तय करेगी कि गेम के हकीकत बनन पर उनके पास कितनी ताकत बचेगी और क्या उनके स्टैट्स कम कर दिए जाएंगे। जैसे ही शू वांटिंग ने लॉग इन किया, उसने उसे लेवल 120 मिथिक हैंडमेड सेट सौंप दिया। उसके गियर से एक दिव्य रोशनी निकलने लगी। जब उसका स्कोर दूसरे पायदान पर पहुंचा, तब जाकर लिंग फोंग ने चैन की सांस ली। इसके बाद उसने जांग चुआनलिन, शीमा और बाय शू को इकट्ठा किया। अब समय था शू वांटिंग को लेकर उस यूनिक SSS रैंक क्वेस्ट को पूरा करने का, सेविंग द होली मेडन क्लैन। वॉइस चैट का माहौल काफी भारी था। शीमा की आवाज कांप रही थी। उत्तर में ओलो की वजह से लोग मर रहे हैं। उसने शांति से उन्हें समझाया कि ऐसा खतरनाक मौसम गेम में आम है और उन्हें फायरवॉल के पार जाकर इंटरनेशनल न्यूज चेक करने को कहा। उन्हें पता चला कि वो सपना जो उसने लाइव स्ट्रीम में बताया था, अब सच हो रहा है।
एक पल के लिए चैनल पर सन्नाटा छा गया। हर कोई पागलों की तरह न्यूज़ फीड्स को रिफ्रेश करने लगा और देख रहा था कि कैसे मिसाइल्स नाकाम हो रही हैं, सैटेलाइट्स नियंत्रण खो रहे हैं और सुनामी शहरों को निगल रही है। वे सब समझ गए थे कि पुरानी दुनिया के पास अब वक्त नहीं बचा है। जांग चुआनलिन उलझन में था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बॉस का साथ देना ही बचने का इकलौता रास्ता है। जोश में चिल्लाते हुए जांग चुआनलिन ने अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया। इसके बाद टीम टेम्पल ऑफ लाइट की ओर निकल पड़ी। 27 अप्रैल ये सभ्यता की आखिरी चमक थी। इस बुझती हुई रोशनी में वे अंत से पहले ताकत के आखिरी अवशेषों पर कब्जा करने वाले थे। गेम सर्वर्स के हमेशा के लिए बंद होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। कामयाबी का मतलब था होली मेडन क्लैन की अटूट वफादारी। रैंकिंग्स में वो अभी भी 100 के परफेक्ट स्कोर के साथ टॉप पर था। यही कल होने वाले फुल पावर इनहेरिटेंस की उसकी गारंटी थी। उसके कहने पर जांग चुनलिन ने भी अपना स्कोर 93 तक पहुंचा दिया था। सब कुछ तैयार होने के बाद 5 लोगों की टीम ने क्वेस्ट लोकेशन लैंड ऑफ एग्जाइल में कदम रखा। सच कहूं तो वो जगह किसी नरक जैसी दिख रही थी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, जमीन से एक विशाल अर्थवर्म बाहर निकला। उसका 3 मीटर चौड़ा मुंह घिनौनी सड़न से लथपथ था। नजारा इतना घिनौना था कि बायशू को वहीं उल्टी आने वाली थी। एक खोखले सूखे पेड़ के अंदर हमें होली मेडन क्लैन की बची हुई सदस्य मिलती हैं। सुनहरे बालों वाली वो औरतें तुरंत सू वॉन्टिंग के सामने घुटने टेक देती हैं। वे उसे गॉड माइंडेड वन कहकर पुकारती हैं और बताती हैं कि देवताओं ने उन्हें यहाँ लेवल 150 वर्ल्ड बॉस अर्थ ड्रैगन किंग का भोजन बनने के लिए कैद किया था। होली मेडन क्लैन की एक अनोखी बनावट है। होली फ्रूट की मदद से वे सिर्फ बेटियों को जन्म दे सकती हैं, और हम देखते हैं कि उस वीराने में ऐसी 10,000 से ज्यादा औरतें छुपी हुई हैं। इसका मतलब है कि अगर क्वेस्ट सफल रहा तो सू वॉन्टिंग के पास 10,000 की एक जबरदस्त फौज होगी। लेकिन उन्हें बचाने के लिए पहले उन्हें अर्थ ड्रैगन किंग को मारना होगा। उस राक्षस का असली रूप 100 मीटर लंबा है, एक ऐसा नज़ारा जो किसी को भी पागल कर दे, खासकर तब जब वो हर तरफ घिनौनी सड़न फेंकने लगता है। उसने जांग चुनलिन से कहकर तुरंत मास्क वाले 5 निंजा गियर मंगवाए ताकि बदबू से बचा जा सके, और तभी पूरी तरह लैस होकर टीम लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी। जांग चुनलिन चिल्लाया, मुझे पहली बार नाइट बनने का अफसोस हो रहा है। फिर भी उसने अपनी आंखें बंद की और राक्षस का एग्रो अपनी तरफ खींचने के लिए आगे बढ़ गया। अपनी अल्टीमेट स्टेट में प्रोटैगनिस्ट की रफ्तार 400 नॉट्स तक पहुंच गई और उसके मून स्लाइसिंग स्ट्राइक ने सीधे बॉस पर 2 खौफनाक डैमेज नंबर्स दिए। एक हिट 2,20,000 का था और दूसरा 1,10,000 का। उसने गौर किया कि राक्षस की मैजिक डिफेंस ज्यादा थी, लेकिन फिजिकल आर्मर कम था। स्काईलॉकर की परछाई जैसी रफ्तार का इस्तेमाल कर उसने पूंछ के हमले को चकमा दिया और पीछे से पूरे 1 मिनट तक सोल बर्स्ट मार्क्स और एम्पावर्ड स्टन्स की बौछार कर दी। उस विशाल जीव के चक्कर काटते हुए और 30 लेयर्स ऑफ स्टारबर्स्ट जमा करने के बाद उसने एक जबरदस्त धमाका किया, जिससे ड्रैगन किंग की हेल्थ बार हा हो गई। 1 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स यानी उसकी जिंदगी का 1/3 हिस्सा पल भर में गायब हो गया, जिससे वो जानवर तड़प उठा और उसने कीड़ों की फौज छोड़ने के लिए अपना मुंह खोला। अनगिनत छोटे अर्थवर्म्स टीम को कीड़ों के समंदर में डुबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो बस मुस्कुराया और उसने अपनी बेल्ट का फॉरबिडन स्पेल एक्टिवेट कर दिया। चमत्कारी ढंग से उसके सारे स्किल कूल डाउन्स फिर से ताज़ा हो गए, जिसमें वो जानलेवा सोल बर्स्ट भी शामिल था। सच कहूं तो ड्रैगन किंग के पास कोई मौका ही नहीं था। उसने ऐलान किया, अब इस दानव के अंत का समय आ गया है। यह आभासी दुनिया के अंदर मानवता की आखिरी महान लड़ाई होने वाली थी। अपने आकार के बावजूद अर्थ ड्रैगन किंग एक मामूली क्वीन बी से ज्यादा कुछ नहीं था, और उसके थूकने वाले हमले बेकार साबित हुए। 2 मिनट से भी कम समय में खेल खत्म हो गया। वो राक्षस एक जबरदस्त धमाके के साथ गिर पड़ा और ढेर सारा लेदर मटेरियल और सबसे जरूरी क्वेस्ट आइटम छोड़ गया, सेप्टर ऑफ द होली मेडन ऑफ लाइट। जैसे ही सू वॉन्टिंग ने उस सेप्टर को थामा, लैंड ऑफ एग्जाइल में एक जबरदस्त लहर दौड़ गई और पेड़ों के बीच से 10,000 होली मेडन्स बाहर निकल आईं। आसमान को चीती हुई एक पवित्र रोशनी के साथ हम देखते हैं कि हाई प्रीस्टेस कॉन्ग येन की ताकत अचानक बढ़ जाती है, जब तक कि वो लेवल 180 पर नहीं पहुंच जाती। उसने तथाकथित थर्ड रेल्म में कदम रख दिया था और उससे लिंग फेंग को एक ऐसा सच पता चला जो लेवल 120 के बारे में खिलाड़ियों की पूरी सोच को बदलने वाला था। हमें पता चला कि लेवल 120 तो बस शुरुआत है, क्योंकि लेवल्स आत्मा के लिए महज एक कंटेनर की तरह हैं। सिर्फ रीइंकार्नेशन के जरिए ही कोई लेवल कैप को तोड़ सकता है। इससे आत्मा डिवाइन रेल्म या यहाँ तक कि सुप्रीम सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंच सकती है। समय हाथ से निकलता देख उसने सू वॉन्टिंग को होली मेडन क्लैन को स्काई मून सिटी में बसाने के लिए कहा। इस बीच उसने कॉन्ग येन से कल्टिवेशन का एक प्रतिबंधित शॉर्टकट हासिल किया, डिवॉरिंग सोल्स। ये रास्ता काफी खतरनाक था। कॉन्ग येन ने चेतावनी दी, मॉन्स्टर सोल्स निगलने से मन में दांत पैदा होंगे। लेकिन वक्त की कमी के कारण वो अकेला ही हेवनली पैलेस की तबाही में कूद पड़ा। उसने पागलों की तरह शिकार करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले सोल फ्रैगमेंट को कुचला और निगला, सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे एक अजीब सा उत्साह भर दिया। वो आवाज उसके कानों के लिए संगीत की तरह थी, जो पुष्टि कर रही थी कि उसका जुआ रंग ला रहा है। वो 5th स्टेज तक पहुंच गया, जिससे उसे सभी एट्रीब्यूट्स में भारी बढ़त और 10 कीमती स्किल पॉइंट्स मिले।
उसका एट्रीब्यूट पैनल अब सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसकी आत्मा सच में ऊपर उठ चुकी थी, फिर भी उसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। एक सर्वर वाइड अनाउंसमेंट से पता चला कि शटडाउन उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले 1 घंटा पहले हो रहा है। शायद उसके अपने कामों ने दोनों दुनिया के मिलन को और तेज कर दिया था। रात 10:50 पर उसने सू वांटिंग को एक आखिरी मैसेज भेजा, लॉग आउट करने के बाद चाहे जो भी हो मुझे तुरंत कॉल करना। फिर ठीक 11 बजे गेम की स्क्रीन पल भर में काली हो गई। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरा था। अचानक उसके कमरे में एक तीखी फीनिक्स क्राई गूंजी। उसने मुड़कर देखा कि वर्मिलियन बर्ड उसके बेड के सिरहाने पर बैठी है और उसके पंखों से असली लपटें निकल रही हैं। फ्लाइंग स्क्विरल उसके हाथ से चिपट गई, जबकि स्नो गर्ल एक खूबसूरत बर्फ की मूरत की तरह पहरा दे रही थी। उसने यकीन न करते हुए अपने हाथों की ओर देखा। वो भारी मिथिक सेट अब उसके शरीर पर पूरी तरह सुसज्जित था और उसकी हर मांसपेशी एक बेमिसाल ताकत से भरी हुई थी। बाहर दुनिया में कोहराम मच चुका था और पड़ोसियों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने हथियार किंजी को थाम लिया। गेम आखिरकार हकीकत में बदल चुका था। ट्रांजिशन पूरा हो गया था। उसे उम्मीद थी कि सू वांटिंग का सबसे पहले कॉल आएगा, लेकिन वो जांग चनलिन था। वो आदमी घबराया हुआ था और स्कूल में मदद के लिए भीख मांग रहा था। बॉस, यहाँ मदद भेजो, यू मिल नहीं रही है और एक लेवल 100 मॉन्स्टर आ गया है। एक नाइट होने के बावजूद जांग चनलिन अकेला मोर्चा नहीं संभाल पा रहा था। वो आंसुओं के साथ दहाड़ रहा था। उसकी आवाज़ पीछे इमारतों के गिरने के शोर में दबी जा रही थी। लिंग फोंग ने आ भरी और कहा, जब तक वो कोई बॉस न हो तुम उसे संभाल सकते हो। बस तब तक डटे रहो जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। तुरंत बाद सू वांटिंग का कॉल आया। उसकी आवाज़ कांप रही है क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका है कि उसकी दी हुई हर चेतावनी सच साबित हो गई है। वो बड़े ही शांत अंदाज में उसे यकीन दिलाता है और कहता है, तुम बस वहीं रुकी रहो और अपने घर से बाहर कदम भी मत निकालना। पूरा वर्ल्ड मैप पूरी तरह बदल चुका है, जिसकी वजह से सैटेलाइट नेविगेशन अब पूरी तरह बेकार हो गया है। वो उसे हिदायत देता है कि जब तक वो स्काई मून सिटी की नई लोकेशन को पिन पॉइंट करके उसे लेने ना आ जाए, तब तक वो कहीं न भटके। जैसे वो फोन रखता है, उसे बायशुई की बेहद नाजुक हालत की खबर मिलती है। वो महा सिटी गैरिसन को लीड करते हुए सी मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक खौफनाक जंग लड़ रही है। अब और बात करने का वक्त नहीं बचा है। वो अपनी खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगा देता है और सीधा उस पड़ोस में पहुंचता है जो अब सैकड़ों ग्रिफिन्स के लिए एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। वो मॉन्स्टर्स वहां के बास्केटबॉल कोर्ट पर कब्जा जमाए बैठे हैं और अपनी खून की प्यास में हर चीज को तहस नहस कर रहे हैं। तबाही के इस मंजर को देखकर उसका खून खौलने लगता है। वो फौरन वर्मिलियन बर्ड और स्नो गर्ल को सिविलियंस की हिफाजत करने का हुक्म देता है और खुद अपना डिवाइन वेपन टियांजी थामकर सीधा उस भीड़ में कूद पड़ता है। उसकी ब्लेड के हर एक वार के साथ ग्रिफिन्स की तड़पने वाली चीखें गूंज रही हैं। वर्मिलियन बर्ड ने अपनी रूह को झुलसा देने वाली आग की लपटें छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे उस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर का आसमान चमक उठा है। इसी बीच स्नो गर्ल एक जीती जागती ब्लिजर्ड में बदल गई है, जो बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ मौजूद हर एक मॉन्स्टर को बर्फ के पुतले में तब्दील कर रही है। सच कहूं तो ये नज़ारा जितना खौफनाक है उतना ही खूबसूरत भी। भीड़ को बचाने के बाद वो उनके माफ़ी मांगने का इंतजार नहीं करता और खुद को रोशनी की एक लकीर में बदलकर अपने पेट्स के साथ तेजी से यूनिवर्सिटी की तरफ निकल पड़ता है। उधर लॉन्गही यूनिवर्सिटी अब तक पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहां तैनात मिलिट्री यूनिट्स अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने सिर्फ लेवल 70 पावर्स ही हासिल की थी। लेवल 100 मॉन्स्टर्स के सामने उनकी तबाही साफ नजर आ रही थी और मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच जांग चंगलिन एक ग्लोइंग वॉर हॉर्स पर सवार होकर मैदान में उतरता है और डजन्स ऑफ बीस्ट्स का ध्यान भटकाने के लिए टॉन्ट स्किल का इस्तेमाल करता है। वह उस अफरा तफरी के बीच जोर जोर से जांग यू का नाम पुकार रहा है, पर तभी जमीन अचानक बड़ी शिद्दत से कांपने लगती है। पूरे कैंपस पर एक खौफनाक साया मंडराने लगता है। करीब 100 एम ऊंचा एक डार्क डीमन ड्रैगन, जो कि लेवल 80 बॉस है, पल भर में पूरी टीचिंग बिल्डिंग को मिट्टी में मिला देता है। जिम्नेजियम में छिपे सर्वाइवर्स अब पूरी तरह से बेबस और मायूस हो चुके हैं। उधर बुज़दिल यी टुनलोंग का डर के मारे बुरा हाल है और वह डर के मारे अपनी पैंट पर गीली कर बैठा है और साथ ही वो जांग टिनटिन को कोसते हुए इस पूरी मुसीबत का ठीकरा लिन फेंग के सिर फोड़ रहा है। वो रोते बिलखते हुए कहता है कि जब लिन फेंग को पहले से पता था कि इन्वेजन होने वाला है और वो इतना ताकतवर बन चुका है, तो उन सबको बचाना उसकी जिम्मेदारी थी, जो कि जाहिर तौर पर एक बेतुकी और बेवकूफ़ी भरी बात थी। तभी अचानक आसमान को चीरते हुए आग की एक लाल ये टियानलोंग रोते हुए शिकायत करता है कि जब लिन फोंग को पता था कि इन्वेजन होने वाला है और वो इतना ताकतवर हो चुका है, तो उसे सबको बचाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। जाहिर है ये एक बेहद बेतुकी बात थी। तभी आसमान को चीरती हुई आग की एक सुर्ख लकीर दिखाई देती है और ऊपर उड़ रहे ड्रैगन से लिन फोंग की ठंडी आवाज़ गूंजती है। वो यी टुनलोंग से कहता है, ये पैसे तुम्हारी अपनी जान की सलामत के लिए हैं, इस कचरे के लिए नहीं। वो फौरन वर्मिलियन बर्ड को उस विशाल कीड़े जैसी दिखने वाली चीज को जलाकर राख करने का ऑर्डर देता है। अभी ये टियानलोंग अपनी घटिया बकवास कर ही रहा था कि अचानक बर्ड की लपटें भड़क उठती हैं। वर्मिलियन बर्ड की आग की दिव्य रोशनी पूरे मंजर पर जगमगा देती है और उधर 100
METR ऊंचे डार्क डीमन ड्रैगन के सामने लिन फेंग अपने फड़फड़ाते पंखों के साथ हवा में टिका हुआ है। चुन लिन यकीन नहीं कर पा रहा है और चिल्लाकर कहता है, मेरा दोस्त सच में उड़ सकता है। लेकिन लिन फोंग सादगी से जवाब देता है कि यह महज एक बेसिक पेट पोजीशन स्किल है। तभी डार्क डीमन ड्रैगन एक दिल दहला देने वाली दहाड़ मारता है। ये वही दरिंदा है जिसने पिछले जन्म में उसे जान से मारा था, लेकिन अब ये उसके लिए महज ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो फौरन एनहांस थ्रस्ट एक्टिवेट करता है और उसका डिवाइन वेपन PNG किसी टूटते तारे की तरह ड्रैगन की आंख को चीर देता है, जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल कर वहां से ओझल हो जाता है। 400 यार्ड पर सेकंड की रफ्तार से चलते हुए वो उस जानवर के पीछे पहुंचता है और शील्ड और स्नीक अटैक्स का एक बेहतरीन कॉम्बो मारता है, जबकि ड्रैगन की आग भरी सांसें उसे छू तक नहीं पाती। अंत में अपने ट्विन बोस से एक खौफनाक वार करते हुए वो उस 100 METR के दत्ते को जमीन पर ढेर कर देता है। इसके बाद वो बड़ी सफाई से उसके विंग्स, आईज और क्लॉज काट लेता है। वो सारा लूट अपनी रिंग में जमा कर लेता है। हालांकि उसे इस बात का थोड़ा अफसोस है कि ड्रैगन का लेवल इतना कम था कि उससे कोई सोल फॉर्म नहीं निकल पाया। फिर वो चुन लिन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो मिलिट्री के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट करे, जबकि वो खुद रास्ता साफ करते हुए सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को काटता चला जाएगा। वो सब उत्तर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इधर पूरा प्लैनेट बड़ी तेजी से फैल रहा है और उसका सरफेस एरिया 100 गुना बढ़ गया है, क्योंकि देखते ही देखते जमीन का नया हिस्सा उभर आया है और सामने खामोशी से खड़ा दिखाई देता है स्काई मून सिटी। कॉन्वॉय के अंदर ये टियानलोंग अभी भी वही बकवास कर रहा है कि लिन फोंग ने उससे पैसे लिए हैं और उसे बचाना उसका फर्ज है। सच तो ये है कि उसकी यह हालत देखकर तरस आता है। चुन लिन चिढ़कर हंसता है और तुरंत उस आदमी को 3 मिलियन ट्रांसफर कर देता है और कहता है, ये अपने गंदे पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इस नए दौर में जहाँ पुरानी व्यवस्था टूट चुकी है और ताकत ही सब कुछ है, वहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई है। चुन लिन ने ये टियानलोंग को किसी आवारा कुत्ते की तरह बाहर फेंक दिया। जैसे ही वो आदमी बाहर मंडराते मॉन्स्टर्स के बीच गिरता है, बाकी स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है कि अब न कानून और न ही सोना उन्हें बचा पाएगा, अब सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। इधर स्काई मून सिटी के दरवाजों पर कैटगर्ल एची और उसके नाइट्स अपने सिटी लॉर्ड के स्वागत में घुटनों के बल झुक जाते हैं। उसके पीछे मौजूद 1 लाख रेफ्यूजीज ये देखकर दंग रह जाते हैं। लिन फोंग के पिछले करोड़ों डॉलर के इन्वेस्टमेंट ने इस बंजर दुनिया में एक इकलौता स्टील फोर्ट्रेस खड़ा कर दिया था। वो फौरन हाई प्रीस्टेस कॉन्ग येन को आदेश देता है कि वो वॉइड के जरिए सू वांटिंग और उसके परिवार को मॉन्स्टर्स के बीच से बचाकर लाए। 1 मिनट से भी कम समय में सू वांटिंग वहां पहुंच जाती है और सबकी परवाह किए बिना उसे गले लगा लेती है, जबकि चांद की रोशनी उनके इस नए घर की दीवारों को चूम रही है। ये जगह मीलों दूर तक इकलौती सुरक्षित पनाहगाह बन चुकी थी, लेकिन तभी रियर गार्ड के कमांडर लॉन्ग लिन एक दिल दहला देने वाली खबर लेकर पहुंचते हैं। वो सिटी लॉर्ड को बताते हैं कि लॉन्गहाई सिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और अब लाखों मॉन्स्टर्स हर तरफ से स्काई मून सिटी को घेरने के लिए बढ़ रहे हैं। कमांडर लॉन्ग लिन अपने मिलिट्री कम्युनिकेटर को जोर से पकड़ते हुए खबर देते हैं कि पूरा इलाका अंधेरे में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले हो रहे हैं। प्लैनेट पूरी तरह ठप पड़ गया है और फैलती हुई जमीन की वजह से पुराने शहर एक दूसरे से कटकर दूर होते जा रहे हैं। वो बस अलग थलग टापू बनकर रह गए हैं। सू वांटिंग घबराहट में लिन फोंग का हाथ थाम लेती है। उसकी आंखों में अपने दादा जनरल लू क्यान के लिए फिक्र साफ दिख रही है, जो अभी भी जैनलिंग बेस पर फंसे हुए हैं। इस वक्त संपर्क करना नामुमकिन है। शहर में दाखिल हुए 1 लाख रेफ्यूजीज की तरफ देखते हुए लिन फेंग ठंडी आवाज में ऐलान करता है कि स्काई मून सिटी आजाद लोगों की जगह है। कोई भी यहाँ रह सकता है या जा सकता है, लेकिन जो यहाँ रुकेंगे उन्हें उसके आदेश मानने होंगे। वो जांग चुनलिन को वाइस सिटी लॉर्ड नियुक्त करता है, जिसका मतलब है कि अब चुनलिन की कही बात ही कानून होगी। जो जाना चाहते हैं उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन एक बार शहर के दरवाजे से बाहर कदम रखा तो उनकी जान की जिम्मेदारी उनकी खुद की होगी। तबाही के इस दौर में हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं थी। वो चुनलिन को 3 प्रमुख लीजेंस की कमान सौंपता है ताकि वो शहर की रक्षा कर सके, जबकि उसे खुद एक बहुत बड़े और खौफनाक खतरे का सामना करना था। बायशुई से एक डिस्ट्रेस सिग्नल आया है। महाई सिटी में ज़ॉम्बीज देखे गए हैं। शुइंगो से मिली जानकारी भी इस बात को पक्का करती है कि एक लेवल 110 का नेक्रोमैंसर बॉस वहां पैदा हो चुका है। वो शैतान जिंदा लोगों को मुर्दों की फौज में बदलने में जुटा है। लिन फेंग 2 एल्डर्स कॉन्ग येन और कॉन्ग लिन के सामने एक ऐसा सौदा रखता है जिसे वो ठुकरा नहीं सकते। वो कहता है कि अगर वे जनरल लू को बचाने में मदद करेंगे तो वो सेंटेस क्लन को उनकी अपनी ज़मीन देगा और स्काई मून सिटी की ट्रायल टावर तक उनकी पहुंच हमेशा के लिए खुली रहेगी। हर लिहाज से ये एक बराबर का सौदा था। सौदा तय होते ही कॉन्ग येन सू वांटिंग को लेकर जनरल को ढूंढने निकल पड़ती है, जबकि लिन फोंग अपने पंख फैलाकर सीधा महाई सिटी की तबाही की तरफ उड़ जाता है। अगर लायन इंसेक्ट किंग का फैलाया हुआ ये ज़ॉम्बी वायरस आगे बढ़ा तो स्काई मून सिटी का बचना नामुमकिन होगा। जैसे ही वो महाई के खंडहरों में दाखिल होता है, वहां का नज़ारा रूह कांपा देने वाला है। हर तरफ टूटी हुई दीवारें और खाली आंखों वाले चलते फिरते मुर्दे नजर आ रहे हैं, जिनके गलों से निकलने वाली चीखें सड़कों पर गूंज रही हैं। इस बीच शहर के बीचों बीच एक टूटी हुई छत पर बायशुयू फंसी हुई है। एक वैल्करी होने के बावजूद उसके अपने ही 3 साथियों जूली,
वांग जिन और शुन यी ने उसे धोखा दे दिया है। ये तीनों खेल की दुनिया के बदनाम अपराधी हैं, जो लोगों को मारकर उनकी दौलत लूटने में माहिर है। वो हंसते हुए कह रहे हैं कि लेवल 120 का बॉस कमजोर हो चुका है और ये खूबसूरत लड़की जख्मी है, यानी अब इसके सारे टॉप टियर इक्विपमेंट उनके होंगे। वांग जिन नाम का वो सनकी मुस्कुराते हुए बाईशुयू की तरफ झपटता है। वो अपने साथी चीन दाओ का सहारा लिए मुकाबला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत हार चुकी है। तभी गलियों के अंधेरे से लिन फोंग की ठंडी आवाज़ गूंजती है, जो उन कीड़ों का मजाक उड़ाता है जिन्होंने गेम में उसे निशाना बनाया था और अब असलियत में भी अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत की है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसने अपना शानदार व्हाइट स्प्रिंग रेन आउटफिट पहना हुआ है और हाथ में उसका दिव्य हथियार चींजी है। उसके साथ उसके पेट्स वर्मिलिन बर्ड और स्नो गर्ल भी खड़े हैं। वांग जिन खौफ के मारे चीखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्नो गर्ल तुरंत अपनी फ्रीजिंग एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे वहीं जमा देती है। सच तो यह है कि उसके पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। फिर वर्मिलियन बर्ड के एक के बाद एक फायरबॉल्स उसे तब तक मारते हैं जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं निकल आता। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।